सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। आज की इस क्लास के अंदर हम करने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर नंबर 3 के अंदर हम क्या कवर करने वाले हैं, किनशिप कास्ट एंड क्लास चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। अर्ली सोसाइटीज़ सेंचुरी 600 BC टू 600 सेंचुरी एरा तक का जो पार्ट है इसको हम पूरा कंप्लीट करेंगे आज की क्लास के अंदर। तो बेटा आपको पता है जैसा कि हमारा पैटर्न है, हमेशा से ही हम इसी तरीके से पढ़ते हैं, तो उसी तरीके से आज की क्लास में भी पढ़ेंगे। एनसीईआरटी कंप्लीटली कवर रहेगी बट नोट्स के फॉर्म में, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, अच्छी तरीके से आपको सारी चीज़ें समझ में आए। एनसीईआरटी ही है, उसी की ही लाइन्स है, बट उसको थोड़ा ईजी वे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाएगा ताकि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। हो सकता है कि वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो, क्योंकि आपको एक बात का अंदाज़ा ज़रूर होगा, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि आपका एक मार्क्स भी डिडक्ट ना हो, अगर आप ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं, किसी चैप्टर को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप ज़रूर ये चाहते होंगे कि उसके बाद आपको एटलीस्ट बुक को उतना डिटेल से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, या फिर पढ़ने की ज़रूरत पड़े ही ना। तो आप बिल्कुल सही जगह पे हो और बिल्कुल सही वीडियो को वॉच कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने इस कंप्लीट वीडियो को देख लिया तो इसके बाद भले ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी जाए, बट फिर आपको एनसीईआरटी उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको नोट्स भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि नोट्स भी मैंने इसमें प्रोवाइड कर रखे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और इसमें जितने भी सोर्सेज हैं वो भी सारे के सारे मैंने कवर करे हुए हैं, तो कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो अब देखो बेटा ज़रा, आपको पता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसी वजह से हमें उसी तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए कि सोर्सेज को हम इजीली अच्छी तरीके से आंसर कर पाएँ। ऐसा ना हो कि एग्जाम में जब हम सोर्सेज को देख रहे हैं तो हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये सोर्सेज कहाँ से पूछे गए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक पिक्चर ऐड करी है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि लोग आपस में कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ चिटचाट चल रही है। क्या चल रही है, इस चैप्टर को पढ़ते वक्त आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। हमने इससे पहले एक और चैप्टर भी पढ़ा था जो था चैप्टर 2, आपको याद होगा। उसमें भी हमने 600 BC से लेके 600 सेंचुरी एरा के बीच की बात करी थी, बट उस समय हम बात कर रहे थे ट्रेड की, उस समय हम बात कर रहे थे अलग अलग किंगडम्स की। पर अब हम बात करेंगे अर्ली सोसाइटीज़ की, हम बात करेंगे समाज में कैसे रूल्स चलते थे, रेगुलेशंस चलते थे, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर के इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर। इन द प्रीवियस चैप्टर वी सॉ दैट देयर वर सेवरल चेंजेस इन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ बिटवीन सेंचुरी 600 BC एंड 600 सेंचुरी एरा। सम ऑफ दीज चेंजेस इन्फ्लुएंस सोसाइटीज एज वेल। तो हमने देखा इससे पहले वाले चैप्टर में, यानी चैप्टर 2 में हमने क्या देखा, हमने देखा कि काफ़ी सारे समाज में बदलाव आए, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लाइफ में काफ़ी सारे बदलाव आए। ठीक है, और ऐसे कुछ बदलाव जो थे उससे सोसाइटी पे भी बहुत असर पड़ा। फॉर इंस्टेंस, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, द एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर इनटू फॉरेस्टेड एरियाज ट्रांसफॉर्म द लाइव्स ऑफ द फॉरेस्ट ड्वेलर्स। जब एग्रीकल्चर एक्सपैंड होने लग गया तो जंगल में रहने वाले जो लोग थे उनकी जिंदगी पे बहुत असर पड़ा इसका। क्राफ्ट स्पेशलिस्ट ऑफन एमर्ज्ड एज डिस्टिंक्ट सोशल ग्रुप। हमें ये देखने को मिला कि कैसे जो क्राफ्ट स्पेशलिस्ट थे, जो अलग अलग प्रकार की कलाओं में निपुण थे, उन लोगों के अलग अलग सोशल ग्रुप्स बनने लग गए। द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ शार्पेंड सोशल डिफरेंसेस। तो जो वेल्थ का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था, मतलब किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, किसी के पास बिल्कुल नहीं है, तो इससे लोगों के बीच में सामाजिक जो बदलाव था, जो भेदभाव था उनके बीच में, जो डिफरेंस था, अंतर था, वो देखने को हमें मिलने लग गया। हिस्टोरियंस ऑफन यूज टेक्सचुअल ट्रेडिशंस टू अंडरस्टैंड दीज प्रोसेसेस। अब हिस्टोरियंस जो हैं वो कैसे समझेंगे इन सारी बातों को, वो समझते हैं जो भी टेक्स्ट प्रेजेंट है उसके जरिए जानने की कोशिश करते हैं। सम टेक्स्ट ले डाउन नॉर्म्स ऑफ सोशल बिहेवियर, जिनमें से अभी हम जब इस चैप्टर के अंदर कुछ टेक्स्ट के बारे में पढ़ रहे होंगे, मेनली ये चैप्टर जो है आपको इसमें महाभारत के बारे में बड़ा अच्छे तरीके से समझने को मिलेगा। ठीक है, पूरी जो स्टोरी क्या चल रही थी ये सब बातें समझ में आएगी, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो बहुत जरूरी है कि आप एक एक चीज को ध्यान से समझते हुए चलें। सोशल बिहेवियर की बात करी गई। अदर्स डिस्क्राइब एंड ओकेजनली कमेंट ऑन अ वाइड रेंज ऑफ सोशल सिचुएशंस एंड प्रैक्टिसेस, कि लोग क्या किस तरीके की प्रैक्टिसेस को मानते थे, क्या सारी बातें जो भी बोली जाती थी समाज के अंदर, क्या वो वाइडली फॉलो होती थी, क्या हर कोई उनका पालन करता था। वी कैन ऑल्सो कैच अ ग्लिम्स ऑफ सम सोशल एक्टर्स फ्रॉम इंस्क्रिप्शंस में जब हम देख रहे होंगे तो उसमें हमें कुछ ऐसे सामाजिक जो लोग हैं वो भी देखने को मिलेंगे, जिनसे हमें पता चलेगा कि समाज में कैसे नियम कानून चलते थे। हर एक टेक्स्ट की या इंस्क्रिप्शन की बात करूं तो वॉज रिटन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ स्पेसिफिक सोशल कैटेगरीज। ये बात बहुत बेसिक सी है, जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें जरूर पता होनी चाहिए।
जब भी हम किसी भी हिस्ट्री के सोर्स को पढ़ रहे हैं, किसी भी टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं, तो एक बात जरूर हमेशा याद रखनी है आपको कि वो जो टेक्स्ट लिखा गया है ना, उसका उसका जो इन्फ्लुएंस है उस पर बहुत ज्यादा है कि उस टेक्स्ट को लिखवाया किसने। तो जिस भी पर्सन ने उस टेक्स्ट को लिखवाया होगा उसका इन्फ्लुएंस बहुत रहा होगा। कोई भी इंसान क्या ये चाहेगा कि उसके बारे में कोई भी गलत इंफॉर्मेशन आगे पास ऑन हो, किसी के पास तक पहुंचे, नहीं ना। तो हम जब भी ऐसे टेक्स्ट को पढ़ते हैं, हिस्ट्री का पता लगाने की कोशिश करते हैं, तो हमें इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, जो भी हम इंस्क्रिप्शंस पढ़ रहे हैं, वो इन्फ्लुएंस है पर्टिकुलरली उस पर्सन के पर्सपेक्टिव से जिस इंसान ने उस टेक्सुअल जो एविडेंस है या फिर जो टेक्स्ट था उसको लिखवाया था। ठीक है, तो हमें इन सारी बातों का ध्यान रखने की भी जरूरत पड़ती है हिस्ट्री को समझने के दौरान। We need to keep in mind who composed what and for whom। हमें ये भी समझने की जरूरत पड़ती है कि किसने किसके लिए क्या क्या चीजें जो थी वो कंपोज करी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा। अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से महाभारत के बारे में जानना। तो अलाउ अस टू पीस टुगेदर एटीट्यूड्स एंड प्रैक्टिसेस दैट शेप्ड सोशल हिस्ट्रीज। इससे हमें पता चलता है महाभारत के बारे में कि कैसे जो महाभारत है वो हमें हेल्प करती है समझने में कि कैसे समाज के अंदर जो हिस्ट्री थी वो एग्जिस्ट करती है, कैसे समाज के अंदर क्या क्या चीजें चलती थी, कैसी प्रथाएं चलती थी। महाभारत एक ऐसा एपिक है, एक ऐसा टेक्स्ट है जिससे बहुत सारी इंडियन हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। इज डिस्क्राइब्ड एज अ कोलोसल एपिक running in its present form into over 1 लाख वर्सेस। 1 लाख वर्सेस हैं इसके अंदर, 1 लाख, हाँ, आप बोल सकते हो कि पैराग्राफ जो है, स्टैंजास जो है वो प्रेजेंट है। इट कंटेन्स डिपिक्शंस ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ सोशल कैटेगरीज एंड सिचुएशन। जब आप इसको पढ़ेंगे, मतलब जब भी हम इसको इस चैप्टर को पढ़ रहे होंगे, तो आपको एक बात मैं अच्छी तरीके से समझा दूं और बता दूं कि आपको देखने को मिल रहा होगा कि अलग अलग कैटेगरीज के बारे में आप समझोगे, अलग अलग सिचुएशन क्या चल रही थी उस समाज में, उस समय में, उन सब चीजों को आप जानोगे। इट वॉज कंपोज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ अबाउट 1000 ईयर्स। मतलब लगभग इस पूरी महाभारत को कंपोज होने में, लिखने में, सारी चीजें एक साथ आने में लगभग 1000 साल का समय लगा। तो समय के साथ इवोल्यूशन भी हुआ होगा, बदलाव भी आए होंगे, और जो रीति रिवाज रहे होंगे, जो प्रैक्टिसेस होंगी, नॉर्म्स होंगे, उसमें भी बदलाव देखने को मिलेंगे। सम ऑफ द स्टोरीज इट कंटेन्स मे हैव बीन इन सर्कुलेशन इवन अर्लियर। तो कुछ कहानियां जो इसके अंदर हमें देखने को मिलती हैं, हो सकता है कि वो कहानियां उससे पहले भी एग्जिस्ट करती रही हो। द सेंट्रल स्टोरी इज अबाउट 2 सेट्स ऑफ वॉरिंग कजन्स। तो 2 कजन के बारे में एक कहानी है, आपको पता है मेनली तो कौरवास और पांडवास के बारे में ये पूरी जो स्टोरी है वो चलती है कि उनके बीच का जो वॉरफेयर है वो चल रहा है, किस बात को लेके चल रहा है। ये सारी स्टोरी जो है इस पूरे चैप्टर के अंदर कवर करी गई है। द टेक्स्ट कंटेन सेक्शंस लेइंग डाउन नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर फॉर वेरियस सोशल ग्रुप। इसके अंदर बताया गया है कि कौन से वर्णा से बिलोंग करने वाले, कौन से कैटेगरी से बिलोंग करने वाले लोगों की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हुआ करती थी, कैसे उनको फॉलो किया जाता था, इन सब चीजों को हम समझेंगे। अब बात करते हैं महाभारत। जब हम देखते हैं तो महाभारत को अगर हम एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं तो हमें काफी सारी नॉलेज मिलती है, बट जब हम इसका जो क्रिटिकल एडिशन है वो पढ़ते हैं तो हमें हिस्ट्री के स्टूडेंट की तरह या फिर एज अ हिस्टोरियन हमें बहुत सारी जो नॉलेज है वो मिलती है। क्या क्या बातें समझ में आती है हमें। क्रिटिकल एडिशन जब हम महाभारत का पढ़ते हैं तो उसको देखते हैं जरा कैसे बनाया गया। वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स ऑफ स्कॉलरशिप बिगिन इन 1919। 1919 में इसकी शुरुआत करी गई। लीडरशिप किसकी थी भाई? इंडियन संस्कृतिस्ट थे जिनका नाम था वीएस सुकथांकर। नाम याद रखना है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। वीएस सुकथांकर 1919 में यहाँ से ये जो लीडरशिप इनके जरिए शुरू करी जाती है इस क्रिटिकल एडिशन को तैयार करने के लिए। अ टीम कंप्राइजिंग, इस टीम के अंदर डजन ऑफ स्कॉलर्स थे, मतलब बहुत सारे दर्जनों स्कॉलर्स थे। इनिशिएटेड द टास्क ऑफ प्रिपेयरिंग अ क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत, जिन्होंने डिसाइड किया कि वो एक क्रिटिकल एडिशन बनाएंगे महाभारत का। द टीम बिगिन बाय कलेक्टिंग संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ द टेक्स्ट। जो पूरी टीम थी वो इस चीज में लग गई कि अलग अलग जगह पे जो भी मैन्युस्क्रिप्ट्स प्रेजेंट थी, टेक्स्ट थे, उन सबको इन्होंने इकट्ठा करना शुरू किया। रिटन इन अ वेराइटी ऑफ स्क्रिप्ट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री के अलग अलग हिस्से में महाभारत से रिलेटेड जो जो चीजें हमें मिली, टेक्स्ट मिली, उनको दूर दूर के ये लोग एक साथ लेकर आए। दे वर्कड आउट अ मेथड ऑफ कंपेयरिंग वर्सेस फ्रॉम ईच मैन्युस्क्रिप्ट। हर वर्सेस को इन्होंने कंपेयर करना शुरू किया। अल्टीमेटली दे सिलेक्टेड द वर्सेस कॉमन टू मोस्ट वर्जन। तो अब बहुत सारे वर्सेस सबको यहाँ पे उठा लेते तो फिर तो फायदा ही नहीं होता क्रिटिकल एडिशन क्रिएट करने का। तो इन्होंने क्या किया, जो सबसे ज्यादा कॉमन थे, मोस्ट कॉमन वर्जन थे, उनको उठाया एंड पब्लिश्ड दीज, इनको पब्लिश किया इन सेवरल वॉल्यूम्स, अलग अलग वॉल्यूम्स के अंदर, जिसमें लगभग कितने पेजेस हमें देखने को मिले? 13,000 पेजेस।
13,000 पन्नों के अंदर इसको लिखा गया। द प्रोजेक्ट टुक, ये जो पूरा समय था इस पूरे टाइम पीरियड में, मतलब जितना भी समय लगा इस क्रिटिकल एडिशन को तैयार करने में, वो था 47 ईयर्स का टाइम। यानी 1919 में इसकी शुरुआत होती है क्रिटिकल एडिशन को तैयार करने की, और इसके बाद 47 ईयर्स लग जाते हैं क्रिटिकल एडिशन को बनाने में, महाभारत के क्रिटिकल एडिशन को तैयार करने में। टू थिंग्स बिकेम अपेरेंट, दो चीजें थी जो सामने आई इससे। देयर वर सेवरल कॉमन एलिमेंट्स इन संस्कृत वर्जन्स फाउंड अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट। संस्कृत वर्जन के जितने भी टेक्स्ट थे उसमें काफी सारी बातें कॉमन थी जो पूरे सब कॉन्टिनेंट में अलग अलग जगह से हमें टेक्स्ट मिले। उसमें चाहे कश्मीर से बात करें, नेपाल से बात करें, इन द नॉर्थ टू केरला एंड तमिलनाडु इन द साउथ, हर जगह पे जहां संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट्स थी या संस्कृत टेक्स्ट थे उसमें जो चीजें थी वो काफी ज्यादा कॉमन थी, मैच हो रही थी। There were also enormous regional variations in the ways the text had been transmitted. अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, जब भी आप मान लो आप किसी को कोई बात जो है वो बता रहे हो, तो वो बात अगर तीसरे इंसान तक पहुंचेगी, फिर चौथे इंसान तक पहुंचेगी, तो उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशंस आते जाएंगे, चेंजेस आते जाएंगे। तो इसी प्रकार से अलग अलग कंट्री के हिस्से से जब हमने इकट्ठे करे सारे के सारे टेक्स्ट, तो हमें इसमें काफी ज्यादा रीजनल वेरिएशंस मिली। मतलब एक कहानी जो आप सुन रहे हो अपनी नानी से, और वही कहानी हो सकता है कि आप अपनी दादी से सुन रहे हो बट थोड़ा सा दूसरे फॉर्म में, ठीक है। उसका हो सकता है कि मॉरल कॉन्टेक्स्ट वही हो पर थोड़ा अलग तरीके से उसको सुनाया जा रहा हो, तो ये चीज हमें देखने को मिली। दीज वेरिएशंस वर डॉक्यूमेंटेड इन द फुट नोट्स। ये जो वेरिएशंस थी, जो भी हमें अलग ऐसा कुछ देखने को मिला, उनको फुट नोट्स के अंदर, जैसे कि एक बुक होती है ना बेटा, तो उसका जो पेज होता है उसमें नीचे ना फुट नोट्स दिए होते हैं कि यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन है वो ली गई है। और अपेंडिसेस आपको पता ही है, जो लास्ट में ऐड किया जाता है कि आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ से इस सोर्स को रेफर कर सकते हैं पढ़ने के लिए। तो ये क्रिटिकल एडिशन की तरह जब इसको तैयार किया जा रहा था तो ये बातों का ध्यान रखा गया। टेकन टुगेदर मोर देन हाफ ऑफ द 13,000 पेजेस आर डिवोटेड टू दीज वेरिएशंस। 13,000 के जो लगभग आधे पन्ने थे ना, वो आधे ज्यादा पन्ने इन्हीं वेरिएशंस को दिखा रहे थे। These differences reflect the complex process that shaped early and later social histories through dialogues between dominant traditions and resilient local ideas and practices. इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से कवर करी गई है इन सारी बातों को कि कैसे उस समय में कौन सा ट्रेडिशन डोमिनेंट था, कैसे प्रथाएं उस समय में फॉलो करी जाती थी। ये जो डायलॉग्स यानी बातचीत, इसके अंदर जो इन्वॉल्व करी गई है मूवमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एज वेल एज कॉन्सेंसस, कि किस समय में लोगों के बीच में कई बार कॉन्फ्लिक्ट भी होता था और कई बार उनके बीच में इस चीज पे हमें कंसेंसस यानी समझौता भी देखने को मिलता था। आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज प्रोसेसेस इज डिराइव्ड प्राइमरली फ्रॉम संस्कृत टेक्स्ट। हमारी जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है ना, वो संस्कृत टेक्स्ट से निकल के आती है जिसको लिखा गया था रिटन बाय एंड फॉर ब्राह्मणास। मतलब ज्यादातर जो महाभारत की चीजें हमें देखने को मिलती हैं जब लेटर ईयर्स में हम देखते हैं तो वो इन्फ्लुएंस होती है किससे, ब्राह्मण से, ठीक है। ब्राह्मण्स के द्वारा जो उसके अंदर एड ऑन्स किए गए वो चीजें हमें बहुत देखने को मिलती है। When issues of social history were first studied in 19th and 20th century, historians tended to take these texts at face value, assuming everything written was actually practiced. तो जब स्टार्टिंग में हिस्ट्री को समझने की कोशिश करी जा रही थी 19वीं 20वीं सदी के दौरान, 1920th सेंचुरी के दौरान, तो हिस्टोरियंस ऐसा समझते थे कि जो भी इस टेक्स्ट के अंदर लिखा गया है वो सारी चीजें एग्जैक्टली फॉलो होती थी, ठीक है, बट ऐसा नहीं है। लेटर बाद में स्कॉलर्स को समझ में आता है, स्टडीड अदर ट्रेडिशंस फ्रॉम वर्क्स, जब उन्होंने पाली लैंग्वेज के, प्राकृत, तमिल लैंग्वेज के भी टेक्स्ट पढ़ने शुरू किए, विच शोड दैट संस्कृत नॉर्म्स वर अथॉरिटेटिव। तब उनको समझ में आया कि संस्कृत में लिखी गई जो बातें हैं वो काफी अथॉरिटेटिव थी, मतलब उसमें अपनी सुप्रीमेसी दिखाने की कोशिश करी जा रही थी। और कई बार ऐसा भी होता था कि हर कोई इनको ऐसे ही फॉलो नहीं करता था आंख बंद करके, इनके ऊपर क्वेश्चंस भी किए जाते थे और कई बार इनको रिजेक्ट भी किया जाता था, ठीक है। कीपिंग दिस इन माइंड इज एसेंशियल फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग सोशल हिस्ट्रीज। इन सारी चीजों को दिमाग में रखना बहुत जरूरी है जब भी हम सोशल हिस्ट्रीज के बारे में पढ़ रहे होते हैं। यहाँ से जो हमारा चैप्टर है उसकी शुरुआत होती है। उससे पहले हमने जो आइडिया था क्रिटिकल एडिशन का उसके बारे में जाना, और क्रिटिकल एडिशन से रिलेटेड जो बातें हैं ना, वो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहला, कब शुरू किया गया इसको, 1919 में, 47 ईयर्स का टाइम पीरियड लगा। लीड जो इसमें रोल प्ले कर रहे थे वो थे वी.एस. सुक्थांकर, उनका नाम याद रखना आपको जरूरी है। 13,000 पेजेस के अंदर इसका जो क्रिटिकल एडिशन था वो तैयार हुआ। एडिशनल इन्फॉर्मेशन को फुट नोट्स, अपेंडिसेस के अंदर ऐड किया गया, और ये सारी जो बातें हैं वो आपको जानना जरूरी है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। सेकेंड जो टॉपिक है वो क्या है, किनशिप एंड मैरिज। किनशिप मतलब होता है रिश्तेदारी जो होती है उसको बोलते हैं यूजुअली, और मैरिज मतलब शादी।
तो सबसे पहला जो इसका टॉपिक है वो क्या कह रहा है, फाइंडिंग आउट अबाउट फैमिलीज। हम पता लगा रहे हैं फैमिलीज के बारे में, उस समय में परिवारों के बारे में। वी ऑफन टेक फैमिली लाइफ फॉर ग्रांटेड। हम सोचते हैं कि यार फैमिली तो एक बहुत नॉर्मल सी टर्म है, हर जगह ही एग्जिस्ट करती रही होगी, हर समय पे ही एग्जिस्ट करती होगी। हाउएवर यू मे हैव नोटिस दैट नॉट ऑल फैमिलीज आर आइडेंटिकल, दे वेरी इन टर्म्स ऑफ नंबर्स ऑफ मेंबर्स। आप देखते हो ना कि सारी फैमिलीज के अंदर क्या सेम नंबर ऑफ मेंबर प्रेजेंट होते हैं? नहीं, हर एक फैमिली के अंदर नंबर ऑफ मेंबर डिफरेंट होते हैं। उनकी जो रिलेशनशिप है वो भी एक दूसरे से काफी अलग होती है विद वन अनदर, एज वेल एज द काइंड ऑफ एक्टिविटीज दे शेयर, और वो आपस में किस तरीके की बातें शेयर कर रहे हैं या किस तरीके से उनके बीच में रिलेशंस जो है वो मेंटेन किए जा रहे हैं, ये भी बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है। ऑफन पीपल बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली शेयर फूड। अब होता क्या है, ऐसा माना जाता है कि फैमिली की डेफिनेशन यही है कि अगर इंसान एक घर के अंदर रह रहा है, साथ में खाना पीना खा रहा है, बाकी जो रिसोर्सेज है उनको शेयर कर रहा है, साथ में रह रहा है, काम कर रहे हैं, साथ में लोग कमाने की कोशिश कर रहे हैं, रिचुअल्स परफॉर्म कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो वो एक फैमिली है। फैमिली की एक जो शॉर्टेड टर्म मानी जाती है वो यही होती है। फैमिलीज जितनी भी होती हैं आर यूजुअली पार्ट ऑफ लार्जर नेटवर्क्स ऑफ पीपल डिफाइंड एज रिलेटिव। अब जो फैमिलीज हैं जिनकी मैं बात करूं, जो यानी अलग अलग जो परिवार हैं, उनको जब हम जोड़ते हैं तो हमारे रिश्तेदार यानी जो रिलेटिव्स हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं। और टू यूज अ मोर टेक्निकल टर्म, अगर हम इसको हिस्ट्री के नाम में देखें तो रिलेटिव्स को हम किन फोक भी बोल सकते हैं। वाइल फैमिली, जो जितने भी फैमिलियल टाइज हमें देखने को मिले, यानी जितने भी हमें रिश्ते नाते देखने को मिले, पारिवारिक जो टाइज थे वो देखने को मिले, आर ऑफन रिगार्डेड एज नेचुरल। इनको नेचुरल माना जाता है क्योंकि अब एक फैमिली के अंदर अगर हम रह रहे हैं, जैसे मम्मी है, पापा है, उनके बच्चे हैं, तो ये सब एक नेचुरल, इनका जो ब्लड बेस्ड जो बॉन्ड है वो बना हुआ है। दे आर डिफाइंड इन मेनी डिफरेंट वेज, तो इसको हम अलग तरीके से भी, काफी अलग अलग तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, सम सोसाइटीज रिगार्ड कजन्स एज बीइंग ब्लड रिलेशंस वेयरएज अदर्स डू नॉट। कुछ कुछ सोसाइटीज के अंदर ऐसा माना जाता है कि भाई जो हमारे कजन होते हैं उनसे हमारा खून का रिश्ता होता है, ब्लड रिलेशन होता है। इंडिया के अंदर ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा वाइडली स्प्रेड है, ठीक है। बट काफ़ी सारी अगर आप कंट्रीज़ के अंदर देखोगे तो ऐसा होता है कि वो कजन्स को एक फैमिली का हिस्सा नहीं मानते हैं, ठीक है, मतलब एग्जैक्टली ब्लड रिलेशन का हिस्सा नहीं मानते हैं। तो डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो देखने को हमें मिलती हैं। फॉर अर्ली सोसाइटीज़, स्टार्टिंग के समय में हिस्टोरियंस कैन रिट्राइव इन्फॉर्मेशन अबाउट एलीट फैमिलीज फेयरली इजली। एलीट फैमिलीज के बारे में पता लगाना, यानी जो अमीर वर्ग से बिलोंग करती थी फैमिलीज, उनके बारे में पता लगाना पुराने समय में काफी ज्यादा इजी हुआ करता था। इट इज हाउएवर फार मोर डिफिकल्ट टू रिकंस्ट्रक्ट द फैमिलियल रिलेशनशिप ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, और उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट था जो आम जनता है उनके परिवार के बारे में पता लगाना। यानी उनके परिवार के बारे में थोड़ी लिखा जा रहा है, कौन लिख रहा है उनके परिवार के बारे में, तो उनके परिवार के बारे में पता लगाना बड़ा मुश्किल होता था हिस्टोरियंस के लिए। हिस्टोरियंस ऑल्सो इन्वेस्टिगेट एंड एनालाइज एटीट्यूड्स टुवर्ड फैमिली एंड किनशिप। समझने की कोशिश करते थे कि क्या फैमिली के बीच में जो रिलेशंस थे वो कैसे ऑपरेट होते थे। दीज आर इंपॉर्टेंट, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे प्रोवाइड आर इंसाइट इनटू पीपल्स थिंकिंग। इससे हमें पता चलता है, इंसाइट मिलता है लोगों की सोच के बारे में कि लोग क्या सोचते थे। इट इज लाइकली दैट सम ऑफ दीज आइडियाज वुड हैव शेप्ड इन देयर एक्शंस जस्ट एज एक्शंस मे हैव लेड टू चेंजेस इन एटीट्यूड्स। मतलब फैमिली के रिश्तेदार, फैमिली के अंदर जितने भी रिश्ते हैं वो कैसे मेंटेन किए जा रहे हैं, इससे पता चलता था कि वो लोग किस तरीके के एक्शंस करें। और जो एक्शंस को जब हम देखते हैं तो उनके एटीट्यूड्स के बारे में पता चलता है कि अच्छा ठीक है, तो अगर रिश्तेदारी है तो वो किस लेवल तक फॉलो हो रही है, किस तरीके से फॉलो हो रही है, ठीक है। इसी का जो सेकेंड पार्ट है वो है द आइडियल ऑफ पेट्रीलिनी। मुझे आपको जो 4 टर्म्स हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझानी, तो मैं पहले आपको वही समझाना चाहूँगी, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ ज़रा। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ। देखो बेटा, 4 वर्ड्स हैं। एक तो है पेट्रीलिनी, ठीक है, और राइट हमारे पास है एक पेट्रीलिनी, ठीक है, और एक और वर्ड है मेट्रीलिनी। फिर उसके बाद है हमारे पास मेट्रोनिमिक्स, फिर है पेट्रोनिमिक्स। मतलब ये जो 4 वर्ड्स है ना, ये समझाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों, मैं समझाती हूँ। देखो, इस चैप्टर के अंदर बहुत वाइडली यूज होंगे। पेट्रीलिनी वर्ड का मतलब होता है फादर टू सन। पेट्री, पी फॉर पापा,
ठीक है। तो फादर से सन के मतलब जितना भी मेल जो भी प्रॉपर्टी है या जो भी सरनेम है उसका ट्रांसफर जो हो रहा है वो मेल की तरह हो रहा है। सरनेम में जो भी प्रॉपर्टी वगैरह है, वेल्थ है, उसका जो ट्रांसफर है वो मेल बाय मेल 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 इस तरीके से हो रहा है। यानी फादर फिर उनका बेटा, फिर उनका बेटा, फिर उनका बेटा, इस तरीके से हो रहा है। मैट्रिलिनी क्या होती है? मदर की जो सक्सेशन है वो चल रही है, यानी पहले मदर थी, फिर उनकी बेटी, फिर उनकी बेटी, फिर उनकी बेटी, इस तरीके से सक्सेशन चल रहा है। ठीक है। तो सक्सेशन की जब हम बात करते हैं कि कौन सबसे पहले, फिर उसके बाद कौन राज कर रहा है, उसके बाद कौन राज कर रहा है, तो उसको हम मैट्रिलिनी के अंदर रखते हैं। पैट्रिलिनी में समाज में हमें पैट्रिलिनियल ही सोसाइटी का पैटर्न देखने को मिलता है। ज़्यादातर हम यही देखते हैं कि फादर टू सन ही चीज़ें चल रही होती है। मैट्रिलिनी के एग्जाम्पल्स बहुत कम मिलते हैं हमें। वहीं मेट्रोनिमिक्स की अगर मैं बात करूँ, मेट्रोनिमिक्स और पेट्रोनिमिक्स के बीच का क्या डिफरेंस है? अगर आप पापा का अपना सरनेम यूज़ कर रहे हैं तो दैट इज़ पेट्रोनिमिक्स। ठीक है। अब आप बोलोगे कि बेटा यही तो जो मैम अगर हम बात करें तो पेट्रोनिमिक्स जो है वो वही तो फॉलो करते हैं। तो आपको कुछ ऐसे इस चैप्टर के अंदर एक्सेप्शंस देखने को मिलेंगे जहाँ पे मेट्रोनिमिक्स को भी फॉलो किया जा रहा है, यानी माता के नाम को भी कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है। ठीक है। तो ये 4 वर्ड्स जो थे वो समझाने थे जो चैप्टर के अंदर यूज होंगे। तो पैट्रिलिनी के आइडियल को समझते हैं। कैन वी आइडेंटिफाई पॉइंट्स व्हेन किनशिप रिलेशंस चेंज्ड? क्या हम ऐसा पता लगा सकते हैं कि जो रिश्तेदार थे उनके बीच में जो रिश्ते थे उसमें बदलाव कब आया? तो एट वन लेवल कुछ हद तक पता लगा सकते हैं। द महाभारत इज अ स्टोरी अबाउट दिस। महाभारत के अंदर इसी की कहानी हमें बताई गई है। अब सुनो। Describes a feud over land and power between two groups of cousins, the Kauravas and the Pandavas, who belong to a single ruling family, that of the Kurus, a lineage dominating one of the Janpadas. ठीक है। चैप्टर 2 के अंदर जब आप देखोगे तो चैप्टर 2 में एक मैप 1 दिखाया गया है, उसके अंदर बताया कि कहाँ पे लोग रूल करते थे। तो कौरवास और पांडवास के बीच की बात हो रही है। कौरवास और पांडवास के बीच की ही वॉरफेयर को यहाँ पे दिखाया गया है। अल्टीमेटली द कॉन्फ्लिक्ट एंडेड इन अ बैटल। लास्ट में ये जो कॉन्फ्लिक्ट था, लड़ाई किस चीज को लेकर थी? लैंड और पावर को लेकर। ये जो लड़ाई थी वो एक बैटल में, एक वॉर में कन्वर्ट हो जाती है, इन विच जो पांडवास थे उनकी जीत होती है। आफ्टर दैट उसके बाद पेट्रीलिनियल सक्सेशन चलना स्टार्ट हो गया, यानी फादर, फिर उनके बाद उनका बेटा, फिर उनके बाद उनका बेटा, ऐसे जो वेल्थ है उसका ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है। तो कहानी क्या थी मैं आपको बता देती हूँ। दो जो भाई हुआ करते थे, यानी उनके बारे में कहानी थी। धृतराष्ट्र थे, धृतराष्ट्र और उसके बाद पांडु। ठीक है। तो दो जो भाई थे उनके बीच की जो स्टोरी है वो बताई गई है। अब हुआ क्या, बात क्या थी कि जो धृतराष्ट्र थे वो ब्लाइंड थे। ठीक है। उनको वो देख नहीं सकते थे, तो उनको इनकैपेबल माना गया रूल करने के लिए। तो इसीलिए ये माना गया कि अगर ये ब्लाइंड है, ये इनकैपेबल है रूल करने के लिए, तो इनका जो शासन है वो ये नहीं कर पा रहे हैं, हम पांडवास को दे देते हैं। तो पांडु ने रूल करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद क्या होता है, जब इनके जो बेटे हैं वो बड़े होते हैं और रूल करने के लिए कैपेबल बनते हैं, तो जो कौरवास थे उनका ऐसा मानना था कि भाई हमारे पास तो फिर कभी ऐसे लैंड और पावर आ ही नहीं पाएगी, पांडवास के पास जा चुकी है और पांडवास के पास ही ऐसे आगे फॉलो होती हुई चली जाएगी। तो इस इनसिक्योरिटी के चक्कर में ये जो बैटल है उसकी शुरुआत यहाँ से होती है। While Petrilini had existed prior to the composition of the epic, the central story of the Mahabharata reinforced the idea that it was valuable. पेट्रिलिनी पहले से भी समाज में चलती चली आ रही थी, ये कोई बड़ी बात नहीं थी इसमें, बट महाभारत के अंदर इसको काफी ज्यादा अच्छे तरीके से रेनफोर्स करके और बहुत वैल्यूएबल बनाया गया और दिखाया गया है। पेट्रिलिनी के अंदर क्या होता है, सन्स कुड क्लेम द रिसोर्सेज। जो बेटे होते हैं वो अपने फादर के जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, वेल्थ, प्रॉपर्टी जो भी होता है उस पर क्लेम कर सकते हैं, इंक्लूडिंग द थ्रोन। मतलब अगर उसके पिता जो है वो राजा है तो उनकी गद्दी भी उनके बेटे के पास जाएगी। ऑफ देयर फादर्स व्हेन द लेटर डाइड। जब पिता की मृत्यु हो जाएगी तो बेटे के पास वो जो गद्दी है वो चली जाएगी, थ्रोन चला जाएगा। मोस्ट रूलिंग डायनेस्टीज की बात करूं 6th सेंचुरी BC ऑनवर्ड्स क्लेम टू फॉलो दिस सिस्टम। ज्यादातर जो जितने भी जगहें थी वहां पे यही सिस्टम चलता था, पेट्रिलिनी का ही। ऑल्दो देयर वर वेरिएशंस इन प्रैक्टिस, पर ऐसा नहीं था कि हर जगह सेम ही चलता हो, कई बार वेरिएशंस भी थे, अलग भी चीजें देखने को मिलती थी। कई बार ऐसा होता था कि बेटे होते ही नहीं थे, समटाइम्स देयर वर नो सन्स, बेटे ही नहीं थे। तो उस सिचुएशन में क्या होता था, ब्रदर जो थे वो सक्सीड करते थे, यानी भाई जो है वो सक्सीड कर रहा है। समटाइम्स इन अदर किन्समैन क्लेम द थ्रोन। कई बार क्या होता था, कोई और रिश्तेदार जो आदमी है, किन्समैन, वो थ्रोन को क्लेम करता था। एंड इन वेरी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, और बहुत ही कम सर्कमस्टांसेस के अंदर, ना के बराबर सर्कमस्टांसेस के अंदर विमेन के पास पावर देखने को मिलती थी, जिसका एक एग्जाम्पल हमें चैप्टर 2 के अंदर भी देखने को मिला और इस चैप्टर के अंदर भी देखेंगे। प्रभावती गुप्ता, वाकाटाका की क्वीन जो थी, उनको हमने देखा कि वो पावर एक्सरसाइज कर रही थी। उन्होंने एक लैंड ग्रांट दिया था, तो उससे पता चला कि उनके पास वो प्रॉपर्टी का, वेल्थ का एक्सेस हुआ करता था।
द कंसर्न विद पेट्रिलिनी वॉज नॉट यूनिक टू रूलिंग फैमिलीज। तो पेट्रिलिनी बहुत कॉमन थी, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। इट इज एविडेंट इन मंत्रास इन रिचुअल टेक्स्ट सच एज ऋग्वेदा। ऋग्वेदा के अंदर तो इवन बताया भी गया, यानी जो हम समाज के अंदर देखते हैं या सुनते हैं तो वो चीजें हमें ऋग्वेदा के अंदर देखने को भी मिलती है। आगे अब जब सोर्स पढ़ रहे होंगे तो मैं आपको इसको और ज्यादा अच्छे से समझाऊंगी। इट इज पॉसिबल दैट दीज एटीट्यूड्स वर शेयर्ड बाय वेल्दी मेन एंड दोज हु क्लेम्ड हाई स्टेटस एंड इंक्लूडिंग ब्राह्मणास। तो ऐसा माना जाता है कि पेट्रिलिनी का ये जो एग्जाम्पल था या पेट्रिलिनी का जो कॉन्सेप्ट था वो वाइडली फॉलो किया जाता था वेल्दी फैमिलीज के अंदर, ठीक है, और हायर जो स्टेटस थे उनके अंदर जरूर फॉलो होता था। तो सोर्स 1 ऋग्वेदा की जब मैं बात कर ही रही हूँ तो ऋग्वेदा पे हम पहुंच ही गए हैं। सोर्स 1 के बारे में आपको बता देती हूँ। प्रोड्यूसिंग फाइन सन्स यानी कुशल पुत्र, ठीक है। यहाँ पे एक शब्द दिया गया, एक मंत्र है जो कि ऋग्वेदा के अंदर लिखा गया था, जिसको प्रोबेबली 1000 BC ऑनवर्ड के आसपास ही इसके अंदर इंक्लूड किया गया। इसको एक प्रीस्ट यानी जो पुजारी है वो जब शादी हो रही है तो शादी का कोई रिचुअल हो रहा है उसमें क्या हो रहा है और उसके दौरान ये जो मंत्र है वो बोला जा रहा है। और आज के समय में भी कई बार हिंदू वेडिंग्स के अंदर इसका उच्चारण किया जाता है। आई फ्री हर फ्रॉम हेयर बट नॉट फ्रॉम देयर, आई हैव बाउंड हर फर्मली देयर सो दैट थ्रू द ग्रेस ऑफ इंद्रा शी विल हैव फाइन सन्स एंड बी फॉर्चुनेट इन हर हस्बैंड्स लव। तो एक फादर जो है वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं अपनी साइड से अपनी पुत्री को फ्री कर रहा हूँ और दूसरी फैमिली में भेज रहा हूँ, और इंद्र भगवान की कृपा से वो अच्छे बेटे जो है वो प्रोड्यूस करेंगी और उनको उनके पति का जो प्यार है वो मिलेगा। इंद्रा वॉज वन ऑफ द प्रिंसिपल डाइटीज। उस समय में इंद्र भगवान की काफी पूजा करी जाती थी। गॉड ऑफ वेलर वॉरफेयर रेन माना जाता था। हेयर एंड देयर का मतलब है यहाँ पे फादर के घर से हस्बैंड के हाउस तक, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रांसफर दिखाया गया। तो बेटों के लिए कैसे विनतियां करी जाती थी वो दिखाया है ऋग्वेदा के अंदर। सोर्स 2 क्या कह रहा है, वाई किनफुल क्वेरल्ड, मतलब रिश्तेदारों के बीच में लड़ाइयां क्यों होती थी। तो यहाँ पे एक एक्सर्प्ट दिया गया है आदि परवान। आदि परवान मतलब जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट सेक्शन है महाभारत का, उसके अंदर बताया गया है वही कहानी है जो मैंने अभी आपको बताई कौरवास और पांडवास के बीच में। मैं और अच्छी तरीके से आपको समझा देती हूँ। वही सोर्स दे रखा है। द कौरवास वर द सन्स ऑफ धृतराष्ट्र, कौरवा धृतराष्ट्र के बेटे थे, एंड द पांडवास वर द सन्स ऑफ वर देयर कजन्स। पांडवास जो थे वो उनके कजन थे, ठीक है। सिंस धृतराष्ट्र वॉज ब्लाइंड, क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे, देख नहीं सकते थे, ब्लाइंड थे। हिज यंगर ब्रदर पांडु असेंडेड द थ्रोन, तो उनके जो छोटे भाई थे पांडु, उन्होंने क्या किया, हस्तिनापुर का जो थ्रोन था, जो गद्दी थी, उसको संभाला। हाउएवर आफ्टर द प्रीमेच्योर डेथ ऑफ पांडु, पांडु की अचानक से मृत्यु हो जाती है। धृतराष्ट्र बिकेम किंग, धृतराष्ट्र राजा बन जाते हैं। एज द रॉयल प्रिंसेस वर स्टिल वेरी यंग, क्योंकि अभी बाकी जितने भी रॉयल प्रिंसेस थे, मतलब जितने भी बाकी राजकुमार थे, पांडु के बेटे थे, पुत्र थे, वो भी बहुत छोटे थे। एज द प्रिंसेस ग्रेव अप टुगेदर, जैसे जैसे वो साथ में बड़े होते हैं, जो हस्तिनापुर के सिटीजन थे, जो नागरिक थे, वो आपस में बात करने लग गए और वो कहने लग गए कि हमको पांडवास ज्यादा पसंद है और हम मानते हैं कि पांडवास ज्यादा अच्छी तरीके से, ज्यादा कुशल रूप से हस्तिनापुर के शासन को संभाल पाएंगे। फॉर दे वर मोर कैपेबल एंड वर्चुअस देन द कौरवास, उनको लगता था कि कौरवास से ज्यादा समझदार पांडवास है। इससे क्या हुआ, दुर्योधन कौन थे, जो सबसे बड़े बेटे थे कौरवा के, ठीक है, उनको बहुत जेलसी फील होते हैं, उनको जलन फील होती है। ही अप्रोच हिज फादर, जाते हैं अपने पिता के पास और बोलते हैं यू योरसेल्फ डिड नॉट रिसीव द थ्रोन, आपको तो ये थ्रोन नहीं मिला आपके डिफेक्ट की वजह से। ऑल्दो इट फेल टू यू बिकॉज ऑफ योर डिफेक्ट, क्योंकि आपके अंदर प्रॉब्लम थी, आप देख नहीं सकते थे, आपको तो ये थ्रोन मिला नहीं, ठीक है, तो हमें भी नहीं मिले, हम ऐसा तो नहीं होने देंगे। इफ द पांडवा रिसीव्स द पेट्री मनी फ्रॉम पांडु, मतलब अगर पांडवा को ये जो पूरी की पूरा शासन है वो मिल जाता है पांडु से, हिज सन विल श्योरली इनहेरिट इट इन टर्न एंड सो विल हिज सन, तो फिर क्या होगा, ये चीज चलती रहेगी, उनका बेटा फिर उनका बेटा फिर उनका बेटा, ऐसे ऐसे ये लोग शासन करते रहेंगे और कौरवास के पास कभी भी लैंड और पावर नहीं आ पाएगी। वी अवरसेल्व्स विद अवर सन्स शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द रॉयल सक्सेशन, और हम और हमारे जो बच्चे हैं वो सब इस रॉयल सक्सेशन का पार्ट रहेंगे नहीं, इससे बाहर हो जाएंगे। एंड बिकम द स्लाइट रिगार्ड इन देयर आईज ऑफ द वर्ल्ड लॉर्ड ऑफ द अर्थ, तो फिर बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है वो हो जाएंगी। पैसेज ये जो है वो सजेस्ट कर रहा है, हो सकता है कि लिटरली ट्रू ना हो, बट ये हमें एक सेंस ऑफ आइडिया देता है कि टेक्स्ट किस तरीके से लिखा गया था और क्या क्या कॉन्फ्लिक्टिंग चीजें उस समय में भी हुआ करती थी। प्रॉपर्टी की लड़ाई तब भी थी, आज भी है, ठीक है। 2.3 अब यहाँ पे मैरिजेस के रूल्स के बारे में बताया है, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होता है यहाँ से। सन्स वर इंपॉर्टेंट फॉर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ पेट्रीलिनेज, मतलब वंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र की बहुत जरूरत होती थी, ये कॉन्सेप्ट माना जाता था। डॉटर्स वर व्यूड डिफरेंटली विद इन दिस फ्रेमवर्क, बट बेटियों को थोड़ा सा अलग तरीके से इस समय में देखा जाता था। दे हैड नो क्लेम्स टू द रिसोर्सेज ऑफ हाउस होल्ड, पिता की जो भी प्रॉपर्टी होती थी उस पर जो बेटी होती थी उसका कोई क्लेम नहीं होता था। मैरिंग डॉटर्स आउटसाइड द किन वॉज कंसिडर्ड डिजायरेबल,
मतलब ऐसा माना जाता था कि जो पुत्रियां हैं, जो बेटी हैं, उनकी शादी रिश्तेदारों के अंदर नहीं करनी है, रिश्तेदारों से बाहर करनी है, यानी कजन्स के साथ शादी नहीं करनी है, जैसा कुछ कुछ हमें रिलीजन्स के अंदर देखने को मिलता है। तो उस तरीके से शादी ना करने को यहाँ पे बोला गया था। दिस सिस्टम कॉल्ड एक्सोगैमी। एक्सोगैमी का मतलब क्या होता है? आउटसाइड मैरी करे हो, यानी बाहर मैरी करे हो, रिश्तेदारों के अंदर शादी नहीं करे हो। द लाइव्स ऑफ यंग गर्ल्स एंड वुमेन ऑफ हाई स्टेटस फैमिलीज वर केयरफुली रेगुलेटेड। जो भी ऊंचे घर से बिलोंग करने वाली औरतें थी, उनकी जिंदगियों को बहुत अच्छी तरीके से रेगुलेट और कंट्रोल किया जाता था। दे हैड टू बी मैरिड एट द राइट टाइम। उनकी सही एज में शादी करना, सही पर्सन से शादी करना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाती थी। दिस गेव राइज टू बिलीव दैट कन्यादान, उसके बाद से ही ये जो कन्यादान जो वर्ड था, गिफ्ट ऑफ अ डॉटर इन मैरिज, पुत्री का दान करना, मतलब एक तरीके से शादी के दौरान, ये जो कॉन्सेप्ट था वो काफी प्रेवलेंट हुआ। वॉज एन इंपॉर्टेंट रिलीजियस ड्यूटी ऑफ द फादर, और पिता की एक काफी बड़ी महत्वपूर्ण ड्यूटी मानी जाती थी कन्यादान करना। विद द इमर्जेंस ऑफ न्यू टाउन्स, जैसे जैसे जो नए टाउन्स थे वो इमर्ज होना शुरू होते हैं, सोशल लाइफ और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है और ज्यादा मुश्किल होती हुई चली जाती है। पीपल फ्रॉम नियर एंड फार मेट टू बाय एंड सेल प्रोडक्ट्स एंड शेयर आइडियाज ऑफ द अर्बन मिलियू। तो अब क्या हुआ, आपस में जब लोग बातचीत करने लग गए, मिलने मिलने लग गए, तो वो शेयर करने लग गए आइडियाज को कि वहां पे ऐसा होता है, यहाँ पे ऐसा होता है। दिस मे हैव लेड टू अ क्वेश्चनिंग ऑफ अर्लियर बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। इसके बाद से ही जो क्वेश्चन थे वो शुरू होने लग गए, पुट ऑन होने लग गए कि ऐसी प्रैक्टिसेस को हम क्यों फॉलो कर रहे हैं। ब्राह्मणास रिस्पॉन्डेड बाय लेइंग डाउन कोड्स ऑफ सोशल बिहेवियर इन ग्रेट डिटेल। ब्राह्मणास ने इन सारी चीजों को बहुत डिटेल में समझाने के लिए, सोशल नॉर्म्स को समझाने के लिए प्रॉपर तरीके से टेक्स्ट भी लिखे। दीज वर मेंट टू बी फॉलोड बाय ब्राह्मणास इन पर्टिकुलर एंड द रेस्ट ऑफ सोसाइटी इन जनरल। और ऐसा बोला गया कि इनको हर कोई पालन, इन रूल्स का, इन रेगुलेशंस का हर कोई पालन करेगा, इंक्लूडिंग ब्राह्मण्स। फिफ्थ 500 मतलब 500 BC के दौरान हमें क्या देखने को मिलता है, उसके बाद से ही ये जो नॉर्म्स थे इनको संस्कृत टेक्स्ट के अंदर कंपाइल किया गया। 2 संस्कृत टेक्स्ट थे, एक तो था धर्म सूत्रा और दूसरा था धर्म शास्त्र। धर्म सूत्रा के अंदर हमें ज्यादातर जो प्रोज सेक्शन है, यानी जो पैराग्राफ के फॉर्म में लिखी गई चीजें हैं, वो देखने को मिलती हैं। वहीं धर्मशास्त्र के अंदर हमें जो पोइट्री वाला पार्ट है, जिसको रिसाइट कर सकते हैं इजिली, ठीक है, वो सारा जो पार्ट है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज वर्क्स, और इन्हीं में से एक और वर्क लिखा गया जिसको 200 BC से लेके 200 CE के बीच में लिखा गया, वो था मनुस्मृति। ठीक है, मनुस्मृति को कंपाइल किया गया। इवन दो ब्राह्मण ऑथर्स थे क्लेम्ड यूनिवर्सल वैलिडिटी, रियल सोशल रिलेशंस वर लाइकली मोर कॉम्प्लिकेटेड। मतलब ब्राह्मणा ने पूरी कोशिश करी यहाँ पे उस समय में कि वो अपने आप को यूनिवर्सल वैलिडिटी दिला सके, भगवान से जोड़ के इन सारी चीजों को दिखाया गया ताकि लोग इस चीज का पालन करें। बिकॉज ऑफ रीजनल डाइवर्सिटी एंड डिफिकल्ट कम्युनिकेशन द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्राह्मणास वॉज नॉट ऑल परवेसिव। तो ऐसा नहीं था, उस समय में इतना ज्यादा लोगों के बीच में कॉन्टैक्ट तो था नहीं, तो जो भी बातें बोली जा रही थी ऐसा नहीं था कि 100% वो हर जगह पे फॉलो हो रही हो सेम ही तरीके से। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र की बात करूं अगर मैं, तो इसके अंदर 8 प्रकार की जो मैरिजेस हैं उनके बारे में बताया गया है, और फर्स्ट 4 को अच्छा बताया गया है, ज्यादा इसके बारे में डिटेल में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा मान लो, बस ये चीज सुन लो, जो स्टार्टिंग की 4 थी उनको अच्छा बोला गया, गुड बोला गया, और बाकी की जो रिमेनिंग थी 4 उनको कंडेम किया गया, मना किया गया। तो दीज कंडेम्ड फॉर्म वर पॉसिबली प्रैक्टिस बाय द पीपल हु डिड नॉट एक्सेप्ट ब्राह्मणिकल नॉर्म्स। तो अब जो 8 तरीके की मैरिज है, स्टार्टिंग की जो 4 है वो अच्छी है, वाइडली एक्सेप्ट करी गई है, तो उनको लगभग हर कोई फॉलो कर रहा है क्योंकि वो ब्राह्मणास ने सही बताई है। अब जो बची हुई 4 हैं वो वही लोग फॉलो कर रहे होंगे जो ब्राह्मणास के नॉर्म्स जो हैं, जो लिखे गए रूल्स हैं, उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो बाकी की 4 शादियों में भी बिलीव करते होंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैरिजेस, अब मैंने आपको बताया भी काइंड्स ऑफ मैरिजेस, तो काइंड्स ऑफ मैरिजेस मैंने आपको बताई 8 थी। टाइप्स ऑफ मैरिजेस की बात करूं तो 4 प्रकार से शादियां जो थी वो होती थी, एंडोगैमी, एक्सोगैमी, पॉलीगाइनी और पॉलीएंड्री। ठीक है, तो इस तरीके से हमें जो मैरिजेस थी वो देखने को मिलती थी। एंडोगेमी क्या है? रेफर्स टू मैरिज विद इन अ यूनिट। एक ही यूनिट के अंदर अगर शादी हो रही है, मतलब हो सकता है कि एक ही किन ग्रुप के अंदर रिश्तेदारों के बीच में हो रही हो, या सेम कास्ट में हो रही हो, या सेम लोकेलिटी में हो रही हो, तो वो एंडोगेमी है। एक्सोगेमी की बात करूं तो इसका मतलब था कि आउटसाइड द यूनिट, सबसे ज्यादा उस समय में यही प्रेफर करी जाती थी कि यूनिट के बाहर शादी करें। पॉलीगाइनी का मतलब क्या है कि एक मैन जो है उसके पास उसकी जो काफी सारी मतलब शादियां हो रखी हैं, एक आदमी है और उसकी काफी सारी वाइफ्स हैं। पॉलीएंड्री का मतलब क्या है? एक औरत है और उसकी काफी सारे हस्बैंड्स हैं। ठीक है, तो ये वाला एग्जाम्पल भी हमें महाभारत के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, पांडवास के केस के अंदर। ठीक है,
तो जब हम इन सारी प्रैक्टिसेस को, चार ये टाइप्स को देखते हैं, तो फिर तब भी हमें समझ में आता है कि क्या सारी तरीके की फॉलो होती थी या नहीं फॉलो होती थी। अब देखो जरा 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस के बारे में जो बात करी गई है, तो सोर्स 3 कुछ मैरिजेस के बारे में हमें यहाँ पे बताता है जिससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हियर आर द फर्स्ट 4, कौन कौन से बारे में बताया, फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ के बारे में बताया जो ज्यादा प्रेवलेंट थी फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस। और कहाँ से उठाई गई है इन्फॉर्मेशन, मनुस्मृति से। तो फर्स्ट जो है, द गिफ्ट ऑफ अ डॉटर आफ्टर ड्रेसिंग हर इन कॉस्टली क्लोथ्स, पहली जो शादी है उसके बारे में बताया गया है कि उसको काफी महंगे महंगे कपड़े वपड़े पहनाए जाएंगे विद प्रेजेंट ऑफ जूस टू अ मैन लर्नड इन वेदा whom द फादर हिमसेल्फ इनवाइट्स, और उस इंसान को इनवाइट करेंगे, उसको बुलाएंगे जिसको वेदों का ज्ञान होगा और उसको अपनी पुत्री सौंपेंगे। फोर्थ क्या है, द गिफ्ट ऑफ अ डॉटर बाय द, फोर्थ में क्या बताया गया है, द गिफ्ट ऑफ अ डॉटर बाय द फादर आफ्टर ही हैज एड्रेस द कपल विद द टेक्स्ट मे बोथ ऑफ यू परफॉर्म योर ड्यूटीज टुगेदर एंड हैज शोन ऑनर टू द ब्राइड ग्रूम। तो इसमें क्या है कि वो जो फादर हैं वो एक तरीके से कन्यादान कर रहे हैं और हाथ दे रहे हैं अपनी बेटी का उस लड़के के हाथ में, और दोनों को समझा रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। फिफ्थ के बारे में बात करूं तो व्हेन द ब्राइड ग्रूम रिसीव्स अ मेडन आफ्टर हैविंग गिवन एज मच एज वेल्थ ही कैन अफोर्ड टू द किंसमैन एंड टू द ब्राइड हरसेल्फ अकॉर्डिंग टू हिज ओन विल। तो यहाँ पे भी लेन देन चल रहा है। सिक्स्थ वाली की बात करूं, द वॉलंटरी यूनियन ऑफ अ मेडन एंड हर लवर विच स्प्रिंग्स फ्रॉम डिजायर। ठीक है, तो सिक्स्थ जो मैरिज है उसको इतना अच्छा नहीं बताया गया है। आगे देखते हैं 2.4, द गोत्रा ऑफ वुमेन, वुमेन के गोत्रा की बात करी जा रही है। तो वन ब्राह्मणिकल प्रैक्टिस, एक जो ब्राह्मणिकल प्रैक्टिस यहाँ पे हो रही है जो एविडेंट है 1000 BC ऑनवर्ड्स वॉज टू क्लासीफाई पीपल, स्पेशली ब्राह्मणा के बारे में बात करी गई है इन टर्म्स ऑफ गोत्रास। तो ईच गोत्रा वॉज नेम्ड आफ्टर अ वैदिक सीर, हर एक गोत्र को की जो पहचान थी वो रखी जाती थी किसी ना किसी वैदिक ऋषि के द्वारा, उससे ही वो नाम आगे चलता था। एंड ऑल दोज हु बिलोंग टू द सेम गोत्रा वर रिकॉग्नाइज्ड वर रिगार्डेड एज देयर डिसेंडेंट्स। तो मतलब जो भी अलग अलग जो गोत्राज होते हैं उनसे रिलेटेड जो भी इंसान होता था तो वो उसका ही एक डिसेंडेंट माना जाता था। 2 रूल्स अबाउट गोत्रा, 2 रूल्स थे जो बड़े इंपॉर्टेंट थे गोत्रा को लेकर कि वुमेन वर एक्सपेक्टेड टू गिव अप देयर फादर्स गोत्रा एंड अडॉप्ट देयर हस्बैंड्स ऑन मैरिज। तो शादी के बाद जो औरतें हैं उनका गोत्रा जो है वो एंड हो जाएगा, जो फादर वाला वो फॉलो करती थी और उनको अब अपना हस्बैंड का जो गोत्र है वो फॉलो करना पड़ेगा। मेंबर्स ऑफ द सेम गोत्रा, जो सेम गोत्र के लोग हैं वो आपस में शादी नहीं कर सकते हैं, ये भी चीज बोली जाती थी क्योंकि अल्टीमेटली वो आपस में भाई बहनी माने जाएंगे। वन वे टू फाइंड आउट वेदर दिस वॉज कॉमनली फॉलोड इज टू कंसिडर द नेम्स ऑफ मेन एंड वुमेन विच वर समटाइम्स डिराइव्ड फ्रॉम द गोत्रास नेम। तो एक ही तरीका था उनके बारे में पता लगाने का, ऐसे आदमी और औरतों के बारे में पता लगाने का जिनका गोत्रा से नाम जुड़ा हुआ था। नेम ऑफ सातवाहनास किंग फ्रॉम इंस्क्रिप्शन, अब यहाँ पे सोर्स 4 क्या कह रहा है, सातवाहना राजा के बारे में बात कर रहा है कि बेटा मेट्रोनिमिक्स को फॉलो करते थे, तो बड़ा अच्छा यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिया गया है। दीज आर द नेम्स ऑफ सेवरल जनरेशंस ऑफ सातवाहना रूलर्स, जो अलग अलग सातवाहना रूलर थे उनके बारे में यहाँ पे बताया है और बताया है। ऑल्सो नोट द फॉलोइंग वर्ड विच एंड्स विद द टर्म पुता, पुता वर्ड का मतलब होता है पुत्र, प्राकृतिक में सन। ठीक है, द टर्म गौतमी पुता, गौतमी पुत्र का मतलब क्या है, सन ऑफ गौतमी। गौतमी जो है गौतमी, नेम्स लाइक गौतमी एंड वशिष्ठी आर फेमिनिन फॉर्म्स ऑफ गौतम एंड वशिष्ठ। ठीक है, गौतम और वशिष्ठ की फेमिनिन फॉर्म्स है यानी फीमेल वर्जन्स है। वैदिक सीज आफ्टर होम गोत्रास वर नेम्ड, तो जिनके नाम पे रखा गया था। तो इस तरीके से यहाँ पे मेट्रोनिमिक्स को फॉलो किया जा रहा है। राजा गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, राजा वशिष्ठी पुत्र श्री पुलिमेनी, तो अलग अलग तरीके के जो नाम दिए गए हैं राजा के वो यहाँ पे दिए गए हैं और मेट्रोनिमिक्स को फॉलो किया जा रहा है। दीज नेम्स आर अवेलेबल फॉर पावरफुल रूलिंग lineages such as the सातवाहनास रूल्ड ओवर पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया एंड डेक्कन। तो ऐसा माना जाता है कि वेस्टर्न इंडिया के पार्ट में और डेक्कन वाले एरिया में लोग रूल करते थे। सेवरल ऑफ देयर इंस्क्रिप्शंस हैव बीन रिकवर्ड व्हिच allow historians to trace family ties including marriages। तो कुछ कुछ इंस्क्रिप्शंस जो हैं उनको रिकवर किया गया और पता लगाने की कोशिश करी गई फैमिली के टाइज के बारे में। सम ऑफ द सातवाहना रूलर्स वर पॉलीगाइनस, कुछ कुछ पॉलीगाइनस भी थे यानी जिनकी एक से ज्यादा वाइफ हुआ करती थी। एंड एग्जामिनेशन ऑफ द नेम्स ऑफ women who married सातवाहना rulers indicates that many of them had names derived from gotras such as Gautama and Vashishta their father's gotra। मतलब उनका जो नाम था वो अपने फादर के गोत्रा पे ही चल रहा था। They evidently retained these names instead of adopting names derived from their husband's गोत्रा। उन्होंने अपने हस्बैंड के गोत्रा से नाम अडॉप्ट नहीं किया, तो ये भी ब्राह्मणिकल रूल्स के थोड़ा सा अगेंस्ट था। What is also apparent is that some of these women belong to the same गोत्रा, मतलब कुछ कुछ जो लड़कियां थी वो इसमें से सेम गोत्रा से ही बिलोंग करती थी। This ran counter to the ideal of exogamy recommended in Brahminical text। Brahminical text में exogamy के बारे में बात करी गई, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट ये चीज जाती थी। In fact, it exemplified an
ऑल्टरनेटिव प्रैक्टिस, इससे एक अलग तरीके की प्रैक्टिस भी देखने को मिली, एंडोगेमी और मैरिज विद इन द किन ग्रुप प्रेवलेंट अमंग सेवरल कम्युनिटीज इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया के अंदर आज के समय में भी हमें ऐसा देखने को मिलता है कि जो रिश्तेदार हैं उनके बीच में ही यूजुअली शादियां होती हैं। सच मैरिजेस अमंग यानी जो कजन वगैरह होते हैं उनके बीच में ही शादियां हो जाती हैं। ये जो जितनी भी मैरिजेस होती हैं किन फोक के बीच में यानी कजन्स के बीच में, इंश्योर करते हैं कि क्लोज निट कम्युनिटी हो इसमें। इट इज लाइकली दैट देयर वर वेरिएशंस इन अदर पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एज वेल, मतलब हो सकता है कि हर जगह ऐसा ना फॉलो होता हो। ये बातें भी बहुत हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। सोर्स 5 क्या कह रहा है? अ मदर्स एडवाइस, यानी एक मदर की जो एडवाइस है वो क्या है? द महाभारत डिस्क्राइब्स हाउ व्हेन वॉर बिटवीन कौरवाज एंड पांडवास बिकेम ऑलमोस्ट इनएविटेबल। तो एक जो मदर है वो यहाँ पे एडवाइस दे रही हैं, वो क्या कह रही हैं, गांधारी क्या बोल रही हैं यहाँ पे, जब बिल्कुल उनको लग रहा है कि वॉर टाली नहीं जा सकती है। गांधारी मेड वन लास्ट अपील टू हर एल्डेस्ट सन, दुर्योधन को लास्ट अपील वो बोल रही हैं, यहाँ पे लास्ट बात कह रही हैं। क्या कह रही हैं? बाय मेकिंग पीस यू ऑनर योर फादर एंड मी एज वेल एज योर वेल विशर्स, मतलब अगर तुम शांति बनाए रखोगे तो इससे तुम क्या कर रहे हो बेटा, इससे तुम अपने पिता का भी मान रख रहे हो, मेरा भी मान रख रहे हो और शांति बनाए रख रहे हो और जितने भी तुम्हारे चाहने वाले हैं उन सबका मान रख रहे हो। इट इज द वाइज मैन इन कंट्रोल ऑफ हिज सेंसेस हु गार्ड्स हिज किंगडम, वो इंसान जो अपने सारे सेंसेस पे काबू रखता है वो सबसे मतलब सही होता है। ग्रीड एंड एंगर ड्रैग अ मैन अवे फ्रॉम हिज प्रॉफिट्स, लालच और गुस्सा हमेशा एक आदमी को सारे जो लाभ होते हैं उनसे दूर कर देता है। बाय डिफीटिंग दीज टू एनिमीज, अगर तुम इन दो एनिमीज को हरा दो तो एक राजा जो है वो इस पृथ्वी पे जीत जाता है। यू विल हैप्पीली एंजॉय द अर्थ my son, along with the wise and heroic Pandavas. There is no good in a war, मतलब वो समझा रहे हैं कि देखो बेटा वॉर करने से कोई फायदा नहीं है। नो धर्म नो लॉ, मतलब कोई भी धर्म नहीं कहता है कोई इसका प्रॉफिट या अर्थ नहीं निकलेगा। लेट अलोन हैप्पीनेस नॉर इज देयर necessarily victory in the end. Don't set your mind on war, मतलब वो कोशिश कर रही हैं कि एक बार और ट्राई कर लूँ ताकि वॉर रुक जाए। दुर्योधन अपनी मदर की एडवाइस को नहीं सुनते हैं और लास्ट में उस वॉर को हार जाते हैं। वर मदर्स इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट टॉपिक है क्या माताएं जो थी वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो हमने सातवाहनाज वाले केस में देखा कि मेट्रोनिमिक्स को फॉलो किया जाता था, ठीक है। नेम कहाँ से डिराइव्ड हो रहा था? मदर से। ऑल दो दिस में सजेस्ट दैट मदर्स वर इम्पॉर्टेंट, इससे ये हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मदर्स इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। वी नीड टू बी कॉशियस बिफोर वी अराइव एट ओनली एनी कंक्लूजन, तो हमें ध्यान रखने की जरूरत है जब भी हम किसी भी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं उससे पहले ये बात ध्यान रखने की जरूरत है कि क्या हर जगह ऐसा फॉलो होता था। इन द केस ऑफ सातवाहनास की जब हम बात करते हैं, वी नो दैट सक्सेशन टू द थ्रोन वॉज जनरली पेट्रीलिनियल, ज्यादातर सक्सेशन जो था वो पेट्रीलिनियल ही था, उसमें कुछ बदलाव नहीं था। मतलब फादर है तो उसका बेटा आएगा, बट बस नेम वाले में इन्होंने मेट्रोनिमिक्स फॉलो कर रखा था। सोशल डिफरेंसेस विद इन एंड बियॉन्ड द फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट, अब देखते हैं जरा सोशल डिफरेंसेस के बारे में कि कास्ट वाली जितनी भी बातें थी वो फॉलो होती थी या नहीं होती थी। तो सबसे पहले तो एक बात समझो, यहाँ पे इस तरीके से एक पिरामिड सोसाइटी के अंदर बनवाया गया था जिसमें सबसे पहले टॉप पे रखते थे ब्राह्मण्स अपने आप को, उसके बाद क्षत्रिय आते थे, उसके बाद वैश्य आते थे और उसके बाद आते थे शूद्रास, ठीक है। तो ब्राह्मण्स की ड्यूटी, क्षत्रिय की ड्यूटी, वैश्य की ड्यूटी और शूद्रा की ड्यूटी, सबकी ड्यूटीज बताई गई थी। ब्राह्मण्स का काम होता था गिफ्ट्स लेना, ठीक है, दान यूजली जो है वो लेना और देना, और जो वेदास है उनको पढ़ना और पढ़ाना। वहीं पे ही क्षत्रिय का काम होता था प्रोटेक्ट करना लोगों को और वेदास का ज्ञान देना और सेक्रीफाइस करना। वैश्यस का काम होता था बिजनेस करना, और जो शूद्रास थे उनका काम होता था अपर 3 कम्युनिटीज को, अपर 3 वर्णास को सर्व करना, ठीक है। तो द आइडियल ऑर्डर वॉज लेड डाउन इन द धर्म सूत्र एंड धर्मशास्त्र, दोनों के अंदर बताया गया है कि किस किस तरीके से जो रूल्स हैं वो फॉलो करने हैं। ब्राह्मणास क्लेम्ड दैट दिस ऑर्डर इन विच दे वर रैंक्ड फर्स्ट, तो ब्राह्मणास ने एक ऐसा ऑर्डर बनाया जिसमें सबसे ऊपर अपने आप को रखा, वॉज डिवाइनली ऑर्डेन्ड while placing groups classified as shudras and untouchables at very bottom ऑफ द सोशल ऑर्डर। शूद्रास और जो अनटचेबल्स थे यानी अछूत जो थे उनको सबसे ज्यादा नीचे रखा गया इस ऑर्डर के अंदर। पोजीशंस विद इन द ऑर्डर वर सपोजली डिटरमाइंड बाय बर्थ, और ऐसा बोला गया कि ये सारी जो चीजें हैं वो कैसे डिटरमाइन होंगी, बर्थ के जरिए डिटरमाइन होंगी। यानी अगर आपका जन्म ब्राह्मण कुल के अंदर या घर के अंदर हुआ है तो वो आप ऑटोमेटिकली ब्राह्मण बन जाएंगे और वो सारी जो जितना भी आपको प्रिविलेज है वो मिल रहा होगा। आप क्षत्रिय के अंदर पैदा हुआ है तो क्षत्रिय वाली चीजें मिलेंगी, ठीक है, वैश्य के अंदर तो वैश्य वाली। तो इस तरीके से जो है वो फॉलो करी जा रही थी।
3.1 the right occupation. The Dharma Sutra and Dharma Shastras also contained rules about the ideal occupations of the 4 categories or varnas. तो धर्म सूत्र और धर्म शास्त्र की अगर हम बात करें तो इसके अंदर 4 वर्णा के बारे में बात करा गया है, जो मैंने भी आपको बताया. ब्राह्मण्स वर सपोज टू स्टडी एंड टीच. सबसे पहले ब्राह्मण्स के बारे में क्या बोला गया कि भाई ब्राह्मण्स का काम क्या है, वेदास को पढ़ना पढ़ाना, सेक्रीफाइस परफॉर्म करवाना एंड सेक्रीफाइस परफॉर्म करना एंड गिव एंड रिसीव गिफ्ट्स. ठीक है, जो गिफ्ट्स है उनका दान देना लेना. क्षत्रिय का काम क्या बोला गया कि वो वॉरफेयर में एंगेज हो, अपने लोगों की रक्षा करे, जस्टिस प्रदान करे. ठीक है, और वेदास को भी स्टडी करे, सेक्रीफाइस परफॉर्म करे, गिफ्ट्स वगैरह भी दे. लास्ट थ्री जो ऑक्यूपेशंस के बारे में बोला गया वर ऑल्सो असाइन टू द वैश्यास. वैश्यास को भी असाइन कर दी गई हु वर इन द एडिशन, और उनसे ये भी एक्सपेक्ट किया गया साथ साथ में कि आप क्या करोगे, एग्रीकल्चर भी करोगे, पेस्टोरलिज्म भी करोगे और ट्रेड भी करोगे. वहीं शूद्रास जो लास्ट में रखे गए उनको सिर्फ एक ही ऑक्यूपेशन दी गई कि आपको आपकी जो हायर 3 कम्युनिटीज हैं उनको सर्व करना है. तो ब्राह्मणा ने इवॉल्व किया 2 और 3 स्ट्रैटेजीज को ताकि इन सारी बातों को माना जाए. सबसे पहला काम क्या था, वन वॉज टू एसर्ट दैट द वर्णा ऑर्डर वॉज ऑफ द डिवाइन ओरिजिन. सबसे पहले काम क्या किया, ये बताया कि भाई देखो ये जो वर्णा ऑर्डर है ना, ये मैंने नहीं बनाया, ये डिवाइन ओरिजिन का है, यानी दैविक चीज़ों से बिलोंग करता है, तो मेरा बनाया हुआ नहीं है. सेकेंड चीज़ क्या बोली गई, दे एडवाइस किंग्स. इन्होंने राजा को एडवाइस किया कि ये सारे नॉर्म्स आपके भी साम्राज्य के अंदर फॉलो होने चाहिए. और तीसरी बात क्या बोली गई, दे अटेम्प्टेड टू परसुएड पीपल. जो जनता थी उनको इन्होंने समझाया कि आपका जो स्टेटस है ना वो बर्थ से ही डिटरमाइन होता है. However, this was not always easy. हमेशा इतना ज़्यादा ईजी नहीं होता था जो बातें थी ये सारी मनवाना. So prescriptions were often reinforced by stories told in the Mahabharata and the other text. तो काफ़ी सारे ऐसे एग्जाम्पल भी हमें देखने को मिलते हैं, कहानियां देखने को मिलती है महाभारत के अंदर भी. सोर्स 6 आर डिवाइन ऑर्डर आ गया हमारे सामने, देखते हैं क्या कह रहा है. टू जस्टिफाई देयर क्लेम्स ब्राह्मणास ऑफन साइटेड द वर्सेस ऑफ हाइम इन द ऋग्वेदा नोन एज पुरुष सूक्ता, डिस्क्राइबिंग द सेक्रीफाइस ऑफ पुरुष द primeval man. All the elements of the universe, including the 4 social categories, were supposed to have the emanated from his body. तो वो बता रहे हैं कि किस तरीके से जो ओरिजिन है वो अलग अलग वर्णा का हुआ है. बता रहे हैं कि जो ब्राह्मण्स हैं, जो गॉड ब्रह्मा गॉड हैं, उनसे ओरिजिन बताया है. तो बताया है कि जो ब्राह्मण है उनका जो जन्म हुआ है वो उनके माउथ से हुआ है. उसके बाद ऑफ हिज आर्म्स वॉज मेड फ्रॉम क्षत्रिय, मतलब जो उनके आर्म्स हैं उससे क्षत्रिय का जन्म हुआ है. और फिर जो उनकी थाइस हैं उससे वैश्य का जन्म हुआ है. ठीक है, और फिर जो उनके फीट हैं उससे शूद्रा का जन्म हुआ है. ठीक है, इस तरीके से इसको डिवाइन ओरिजिन से कनेक्ट किया. सोर्स 7 क्या कह रहा है, प्रॉपर सोशल रूल्स. हियर इज अ स्टोरी फ्रॉम द आदि परवान महाभारत से जो फर्स्ट पार्ट है उससे ही जो कहानी है वो उठाई गई है. तो वही वाली जो कहानी है निषाद के बारे में जो थी, जिसमें अर्जुन को सिखाते हैं वो और मना कर देते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पूरी जो कहानी है वो बताई गई है. चलो पढ़ते हैं और देखते हैं क्या बोला जा रहा है. Once Drona, a Brahmin who taught archery to the Kuru princess, was approached by Eklavya, a forest dwelling निषाद. तो जो निशाना लगाते हैं ना, तो वही चीज़ें उसके बारे में, उसी के बारे में पूरी स्टोरी है. तो एक बार की बात है, बताया जा रहा है कि एक ब्राह्मण थे. ठीक है, वंश द्रोणाचार्य जो ब्राह्मण थे वो कुरु प्रिंस को सिखाते थे यहाँ पे निशाना लगाना. तो एक बार क्या होता है, एकलव्य उनको अप्रोच करते हैं, जो कि ड्वेलिंग निषाद है, मतलब एक हंटिंग कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले इंसान है. वो उनको अप्रोच करते हैं. व्हेन द्रोणा हु न्यू द धर्म, मतलब द्रोणा जो उस रूल से अवेयर थे कि सोसाइटी के अंदर इनको नहीं सिखाना है, शूद्रा कम्युनिटी को नहीं सिखाना है, तो उन्होंने मना कर दिया कि वो नहीं सिखा सकते. रिफ्यूज टू हैव हिम एज हिज प्यूपल, मतलब उन्होंने मना कर दिया कि मैं आपको अपना शिष्य नहीं बना सकता हूँ. एकलव्य रिटर्न कर देते हैं फॉरेस्ट की तरफ, मतलब वापस चले जाते हैं जंगल में. उन द्रोणाचार्य की एक इमेज बनाते हैं क्ले से, जो चिकनी मिट्टी होती है उसका इस्तेमाल करके, और उनको अपना टीचर गुरु मानने लग जाते हैं और उनके सामने प्रैक्टिस करनी शुरू कर देते हैं. इन ड्यू कोर्स ही एक्वायर्ड ग्रेट स्किल इन आर्चरी. उसके बाद वो बहुत अच्छी तरीके से इसको सीख लेते हैं. वन डे, एक दिन की बात क्या है कि जो कुरु प्रिंस है वो हंटिंग के लिए जाते हैं एंड देयर डॉग, ठीक है, कुरु प्रिंस जाते हैं वेंट हंटिंग एंड देयर डॉग वॉन्डरिंग इन द वुड्स, जो उनका डॉग था वो इधर से उधर घूम रहा था वुड्स में, केम अपॉन एकलव्य. तो एकलव्य के पास आ जाता है. व्हेन द डॉग स्मेल्ट द डार्क निषादा रैप्ड इन ब्लैक टी स्किन, तो जब वो निषाद को देखता है जो कि एकदम ब्लैक स्किन के थे, तो हिज बॉडी केक्ड विद डर्ट, और उनके पूरे शरीर पे मिट्टी लगी हुई थी. तो डॉग भौंकना शुरू कर देता है, बाग करना शुरू कर देता है. एकलव्य एकदम गुस्से में आ जाते हैं और वो 7 एरोज 7 तीर एक साथ निकालकर उसके माउथ पे लगा देते हैं और उसका मुंह
एकदम खुला रह जाता है। When the dog returned to the Pandavas, डॉग भाग कर जाता है पांडवास के पास में। They were amazed at his superb डिस्प्ले ऑफ आखिरी, वो लोग एकदम शौक हो जाते हैं इस चीज को देखकर कि किस तरीके से तीरंदाजी करी गई है। वो जाते हैं, ढूंढते हैं एकलव्य को और वहां पर फिर वो द्रोणाचार्य से उसको मिलवाते हैं। तो द्रोणा हैड वंस टोल्ड हिज फेवरेट स्टूडेंट अर्जुन, अर्जुना को एक बार उन्होंने बोला था कि देखो मैं आपको इस तरीके से सिखाऊंगा, सबसे जितने मेरे प्यूपल्स हैं, जितने मेरे शिष्य हैं, उनमें से सबसे ज्यादा अच्छा मैं शिष्य आपको बनाऊंगा और आपके जैसा कोई भी तीरंदाज इस दुनिया में नहीं बन पाएगा। तो अर्जुन नाउ, उन्होंने ऐसा वादा किया था, तो अर्जुन नाउ रिमाइंडेड द्रोणा, अर्जुन द्रोणाचार्य को ये याद दिलाते हैं कि आपने मेरे से ऐसा वादा किया था और अब देखो आपने एकलव्य को इस तरीके से सिखा दिया है, ठीक है। तो वो आपको अपना टीचर भी मानते हैं। तो द्रोणाचार्य ने क्या किया, इसके बदले में जो राइट थंब था, जिसकी जरूरत है आपको निशाना लगाने के लिए, तो वो जो थंब था वो एक फीस की तरह, मतलब एक दान की तरह मांग लिया, ठीक है, एक दक्षिणा की तरह मांग लिया। एकलव्य ने हेजिटेट नहीं किया, उन्होंने दे दिया अपना जो थंब था वो काट कर, और इसके बाद जो बात कही गई थी वो सच रही। अर्जुन से बेटर कोई भी, अर्जुन को माना जाता है कि मछली की आंख पे भी वो निशाना लगा सकते थे, तो वो वाली बात जो थी वो हमेशा सच बनी रही। नॉन क्षत्रिय किंग्स के बारे में बात करते हैं 3.2। अकॉर्डिंग टू शास्त्र के अकॉर्डिंग क्षत्रिय ही जो थे वो राजा हो सकते थे, बट हाउएवर सेवरल इंपॉर्टेंट रूलिंग लीनेजेस प्रोबेबली हैड डिफरेंट ओरिजिन्स, मतलब हमेशा ऐसा सही रहा हो, हमेशा ऐसा ही फॉलो होता रहा हो, ये बात एकदम मतलब कहनी ऐसा नहीं होगा कि सच है। सोशल बैकग्राउंड की बात करूं ऑफ द मौर्यास हु रूल्ड ओवर अ लार्ज एम्पायर हैज बीन हॉटली डिबेटेड। तो जो सोशल बैकग्राउंड है मौर्यास का, उसके ऊपर भी काफी ज्यादा डिबेट चलता है। लेटर बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है वो सजेस्ट करते हैं कि ये लोग क्षत्रिय थे, वहीं पे ब्राह्मण टेक्स्ट जो है वो बोलते हैं कि नहीं ये लोग लो ओरिजिन से बिलोंग करते थे, छोटी कास्ट से बिलोंग करते थे, ठीक है, ऐसा बोलते हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ, वो ऐसा बोलते हैं। द शुंगास एंड कन्वास द इमीडिएट सक्सेसर ऑफ द मौर्यास वर ब्राह्मण्स। तो शुंगास और कन्वास जो थे वहीं पे जो मौर्यास के बाद में आते हैं वो ब्राह्मण कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। पॉलिटिकल पावर वॉज इफेक्टिवली ओपन टू एनीवन हु कुड मास्टर सपोर्ट एंड रिसोर्स, मतलब सीधी सी बात है, पॉलिटिकल पावर हर एक उस इंसान के आसपास आ जाती थी जिसके पास पैसा और रिसोर्सेज हो, ठीक है। तो क्षत्रिय वाला केस तो सिर्फ बेस्ड ऑन बर्थ था, बाकी जो पॉलिटिकल पावर थी वो हर उस इंसान के पास कहीं ना कहीं से पहुंची जाती थी जिसके पास पैसा पावर हो। अदर रूलर्स सच एज द शाकास की बात करूं जो कि सेंट्रल एशिया से आए थे, जिनको मलिच या बारबेरियन या आउटसाइडर माना गया ब्राह्मणास के द्वारा, वो भी रूल कर रहे थे। वन ऑफ द अर्लीस्ट संस्कृत इंस्क्रिप्शंस डिस्क्राइब्स हाउ रुद्रदमन नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। इन्होंने सुदर्शना लेक जो थी उसको रीबिल्ड करवाया था 2nd सेंचुरी के अंदर, ठीक है, जो कि बेस्ट शाका रूलर माने जाते हैं। दिस सजेस्ट दैट पावरफुल मलेच्छा वर फेमिलियर विद सांस्कृतिक ट्रेडिशंस। द बेस्ट नोन रूलर ऑफ सातवाहना डायनेस्टी गौतमी पुत्र सी सतकर्णी, वो क्लेम करते हैं कि वो एक अलग टाइप के ब्राह्मणास थे और वो प्राइड जो था क्षत्रिय का उसको डिस्ट्रॉय करते हैं एक तरीके से कि जो क्षत्रिय है वही रूल कर सकते हैं। ही ऑल्सो क्लेम टू हैव एंश्योर्ड दैट देयर वॉज नो इंटर मैरिज अमंगस्ट मेंबर ऑफ 4 वर्णास। तो उन्होंने बोला कि इनके बीच में इंटर मैरिज नहीं हो सकती। एट द सेम टाइम ही एंटर्ड इनटू अ मैरिज अलायंस, और साथ में इन्होंने एक मैरिज अलायंस कर भी लिया था रुद्रदमन के किंग के साथ। दिस एग्जाम्पल शोज, तो ये दिखाता है दैट द इंटीग्रेशन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट वॉज ऑफन कॉम्प्लिकेटेड, मतलब जो चीजें थी वो कई बार बहुत अलग थी, जैसी बोली जाती थी वैसे ही फॉलो नहीं होती थी। द सातवाहनास क्लेम द ब्राह्मणास वेयर एज अकॉर्डिंग टू ब्राह्मणास किंग आउट टू हैव बीन क्षत्रियस। तो सातवाहना ने बोला हम ब्राह्मण्स हैं, जबकि ब्राह्मण्स के द्वारा क्या बोला गया कि जो राजा है वो क्षत्रिय बनेंगे। तो ये जो 4-fold वर्ना ऑर्डर था ये हमेशा फॉलो होता हो ऐसा तो नहीं दिखता था, बट एंटर्ड इनटू मैरिज अलायंस विद पीपल हु वर सपोज टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सिस्टम। दे ऑल्सो प्रैक्टिस्ड एंडोगेमी, इन लोगों ने एंडोगेमी को भी प्रैक्टिस किया एक्सोगेमस सिस्टम को छोड़कर। तो जो ब्राह्मिकल टेक्स्ट थे उसके अगेंस्ट भी चीजें चलती थी, ये दिखाया गया मेनली। 3.3 जातीज एंड सोशल मोबिलिटी। तो अब सोशल मोबिलिटी, लोग एक जगह से दूसरी जगह कैसे मूव करते थे इसके बारे में बात करी गई है और जाति इसके बारे में बात करी गई है। दीज कॉम्प्लेक्सिटीज आर रिफ्लेक्टेड इन अनदर टर्म यूज्ड इन टेक्स्ट टू रेफर टू सोशल कैटेगरीज जाति, ठीक है। तो अब वो लोग जो कि वर्णा का पार्ट नहीं बन पाए, मतलब वर्ण सिस्टम के अंदर नहीं आ पाए, उनको किसके अंदर रख दिया गया, जाति के अंदर रख दिया गया, ठीक है। इन ब्राह्मिकल थ्योरी जाति क्या है, वर्णा की तरह ही है और ये भी बेस्ड ऑन बर्थ ही है। तो जो वर्णा है वो तो बिल्कुल मतलब 4 फिक्स थे, बट जो जातीज थी वो अनलिमिटेड थी, उनका जो नंबर था वो फिक्स्ड नहीं था, ठीक है। ओके, whenever Brahminical authorities encountered new groups, for instance, people living in forests such as the Nishadas, or wanted to assign a name to the occupational categories such as goldsmith,
स्वर्णकार डिड नॉट, मतलब जो लोग भी जैसे मान लो जो स्वर्णकार हो गए, यानी जो गोल्ड स्मिथ हो गए, ब्लैक स्मिथ हो गए, जो सुनार हो गए, ये इन सबको कैटेगरीज के अंदर, वर्ण के अंदर नहीं रखा गया, तो इनको जाति के अंदर रख दिया। और ऐसे ही लोग जो कि जो अलग अलग ऑक्यूपेशन को फॉलो करते थे, प्रोफेशन को फॉलो करते थे, उनका गिल्ड या श्रेणी बना दी गई। ठीक है, तो ऐसी भी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, बट देयर आर एक्सेप्शंस भी हैं। एक इंटरेस्टिंग स्टोन इंस्क्रिप्शन हमें देखने को मिलता है 5th सेंचुरी में, जो कि मंदसौर में देखने को मिलता है, मध्य प्रदेश में। रिकॉर्ड्स द हिस्ट्री ऑफ अ गिल्ड सिल्क वीवर हु ओरिजिनली लिव्ड इन लता, गुजरात, जो बताते हैं कि गुजरात में रहते थे, फिर वो मूव कर गए। फ्रॉम लता दे माइग्रेटेड टू मंदसौर, वो MP चले आते हैं। क्यों? दे नोन एज दशपुरा। और इट स्टेट्स दैट दे अंडरटुक द डिफिकल्ट जर्नी अलॉन्ग विद देयर चिल्ड्रन, वो बताते हैं कि इस कठिन जर्नी को उन्होंने अपने रिश्तेदारों, अपने बच्चों के साथ पूरा किया। एज दे हैड हर्ड अबाउट द ग्रेटनेस ऑफ द लोकल किंग, क्योंकि उन्होंने वहाँ के राजा के बारे में काफ़ी कुछ सुना था, तो इन्होंने डिसाइड किया कि वहीं जाके सेटल हो जाएंगे। ये जो इंस्क्रिप्शन है वो प्रोवाइड करता है फैसिनेटिंग ग्लिम्स के बारे में ऑफ कॉम्प्लेक्स सोशल प्रोसेस, के सोसाइटी में जो प्रोसेस था वो कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था। नेचर ऑफ गिल्ड, श्रेणीज जो अलग अलग प्रकार की थी, उनके बारे में बताया गया है। ऑल्दो मेंबरशिप जो बेस थी शेयर्ड क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन की, वो कई बार लोग ऑक्यूपेशन अडॉप्ट भी कर लेते थे, यानी जो अपनी ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन था वो लोग कई बार बदल भी लेते थे। तो share more than a common profession, they collectively decide to invest their wealth earned through their craft। साथ में ये लोग अपना ग्रुप बनाते थे और फिर जो सन गॉड थे उनकी पूजा किया करते थे, और साथ में ही जो काम थे उसको ढूंढते थे। What the silk weavers did, उनके बारे में देखो यहाँ पे एक जो एक्सर्प्ट है वो भी दिया गया है। Some are intensely attached to music, कुछ तो म्यूजिक से काफी ज्यादा अटैच्ड है। Pleasing to the ears, others being proud of the authorship of 100 of excellent biographies, कुछ बायोग्राफीज लिखते हैं, वंडरफुल टेल्स के बारे में बताया गया। तो अलग अलग प्रोफेशन को फॉलो करने वाले लोग थे, उनके बारे में बताया गया कि इनका ग्रुप बना हुआ था। बियॉन्ड द 4 वर्णास इंटीग्रेशन, अब यहाँ पे देखते हैं वर्णास के अलावा भी समाज के अंदर क्या क्या बातें प्रेजेंट थी। गिवन द डाइवर्सिटी, सब कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत डाइवर्सिटी थी, अलग अलग प्रकार की पॉपुलेशन प्रेजेंट थी। वर नॉट इन्फ्लुएंस बाय ब्राह्मिकल आइडियाज, तो जरूरी नहीं है कि हर जगह पे ब्राह्मण जो आइडियाज थे वो फॉलो होते हों। व्हेन द फिगर इन संस्कृत टेक्स्ट, जब हम संस्कृत टेक्स्ट के अंदर देखते हैं जहाँ पे ऑड, अनसिविलाइज्ड, इवन एनिमल लाइक उनको बताया गया है, तो इन सम इंस्टेंसेस दीज इंक्लूडेड फॉरेस्ट ड्वेलर्स। इसके अंदर कौन कौन आता था? जो फॉरेस्ट ड्वेलर होते हैं, मतलब वो लोग जो कि कहाँ पे रह रहे हैं? जंगलों में रह रहे हैं। फ्रॉम हंटिंग, गैदरिंग, इन सारी चीजों से अपना जो सब्सिस्टेंस है वो चला रहे हैं। कैटेगरीज जैसे निषाद की बात करूं, टू विच एकलव्य सपोज टू हैव बिलोंग्ड, जिससे एकलव्य बिलोंग करते थे। अदर्स हु वर viewed the suspicion included population such as the nomadic pastoralist, और कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको शक की नजर से देखा जाता था, वो थे nomadic pastoralist, मतलब जो पशुपालन करते थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। who could not be easily accommodated within the framework of settled agriculturalists, जो कि settled agriculturalist के framework के अंदर नहीं आ पाए। sometimes those who spoke non sanskritic languages, मतलब कई बार वो लोग भी जो non sanskritic languages बोलते थे उनको मलेच या फिर बहुत नीचे तरीके से देखा जाता था। नॉनलेस देयर वॉज ऑल्सो अ शेयरिंग ऑफ आइडियाज एंड बिलीव्स बिटवीन दीज पीपल, इनके बीच में आइडियाज भी शेयर होते थे, कई बार ऐसा भी देखने को मिला। द नेचर ऑफ रिलेशंस इज एविडेंट इन सम स्टोरीज इन द महाभारत, तो इनका जो रिलेशन है वो महाभारत की कहानियों के अंदर भी हमें देखने को मिलता है। अ टाइगर लाइक हस्बैंड, तो जो आदि परवान है उसके बारे में बात हो रही है, तो वहीं पे भीम और हिडिंबा की मैरिज के बारे में बताया गया है कि एक राक्षस क्लान से बिलोंग करती थी और एक नॉर्मल क्लान से, तो उनके बीच की शादी के बारे में बताया गया है। पांडवास हैड फ्लेड इनटू द फॉरेस्ट, दे वर टायर्ड, फेल अस्लीप, बहुत थके हुए थे। ओनली भीम जो कि सेकंड पांडवा थे, ठीक है, तो वो यहाँ पे जागे हुए थे, वॉज कीपिंग अ वॉच। अ मैन ईटिंग राक्षस caught the scent of the Pandavas and sent his sister Hidimba, तो उन्होंने क्या किया, अपने एक आदमी था, उसने क्या किया, अपनी बहन हिडिम्बा को भेजा टू कैप्चर देम। शी फेल इन लव विद भीम, भीम के साथ वो प्यार में पड़ जाती हैं। ट्रांसफॉर्म्ड हरसेल्फ इनटू अ लवली मेडन, वो एक बहुत अच्छे से एक वाइफ बन जाती है उनकी, उनको प्रपोज करती हैं, बट वो मना कर देते हैं। मीनवाइल जो राक्षस थे वो आ जाते हैं वहाँ पे और चैलेंज करते हैं भीम को एक रेसलिंग मैच के लिए, तो भीम एक्सेप्ट कर लेते हैं उस चैलेंज को और उसको किल कर देते हैं। तो द अदर्स वोक अप हियरिंग द नॉइस, सब लोग उठ जाते हैं इस आवाज को सुनकर। हिडम्बा को इंट्रोड्यूस किया जाता है वहां पे, डिक्लेयर हर लव फॉर भीमा। शी टोल्ड कुंती, वो कुंती को बोलती है, आई हैव फोरसेकन माय फ्रेंड्स, माय धर्म एंड माय किन,
and good lady, chosen your tiger like son for mine. Whether you think me a fool or your devoted servant, let me join you, great lady, with your son as my husband. तो मतलब जो यहाँ पे हिडिम्बा है वो बोल रही हैं कि मैंने अपनी सारी चीज़ें स्टेक पे लगा दी हैं, चाहे मेरे फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, सब कुछ मैंने अपना धर्म वर्म सब स्टेक पे लगा दिया, और मैं चाहती हूँ कि मैं आपके टाइगर लाइक सन से यानी आपके बेटे से शादी करूँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ ही रहूँ, आपको ही फॉलो करूँ। तो अल्टीमेटली युधिष्ठिर एग्री कर जाते हैं इस मैरिज के लिए एक कंडीशन पे, दैट दे वुड स्पेंड दैट डे टुगेदर बट दैट भीमा वुड रिटर्न एवरी नाइट, कि मतलब दिन में तो ये लोग साथ रहेंगे और फिर रात में वापस चले जाएंगे। द कपल रोम्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड ड्यूरिंग द डे, पूरे दिन घूमते रहते हैं। इन ड्यू कोर्स हिडिम्बा गेव बर्थ टू अ राक्षस बॉय, और उसी में एक राक्षस बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम था घटोत्कच। आपने इसकी जो स्टोरी है वो कभी ना कभी जरूर देखी होगी बचपन में। देन द मदर एंड सन लेफ्ट द पांडवास, फिर जो मदर है और जो सन है वो पांडवास को छोड़ के चले जाते हैं। घटोत्कच प्रॉमिस करता है कि वो पांडवास के साथ वापस आएगा जब भी आगे जाकर जरूरत पड़ती है। सम स्टोरीज, जो हिस्टोरियंस हैं वो सजेस्ट करते हैं कि जो राक्षस टर्म है वो यहाँ पे यूज करी गई है उन लोगों के लिए जो कि ब्राह्मणिकल प्रैक्टिस को फॉलो नहीं करते थे। तो 3.5 बियॉन्ड द फोर वर्नास, सबऑर्डिनेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट जो है इसका, वो क्या दिखा रहा है कि सबऑर्डिनेशन यानी कैसे हायरार्की फॉलो होती थी और लड़ाइयाँ भी होती थी, क्या कॉन्फ्लिक्ट भी होता था। वाइल ब्राह्मणास कंसिडर्ड सम पीपल एज बीइंग आउटसाइड द सिस्टम, जैसे कि ब्राह्मणास मानते थे कि कुछ लोग सिस्टम के बाहर है, अनटचेबल उनको कंसिडर किया जाता था, अछूत माना जाता था। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये रेस्ट करती थी ऑन द नोशन दैट सर्टेन एक्टिविटीज स्पेशली दोज कनेक्टेड विद द परफॉर्मेंस ऑफ रिचुअल्स वर सेक्रेड एंड देयरफॉर प्योर। तो मतलब ऐसा मानते थे कि भाई जो पूजा पाठ वाली चीजें हैं या जो ऐसी चीजें हैं वो बहुत प्योर कंसिडर करी जाती हैं, और इनको जो अनटचेबल्स हैं वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। तो those who considered themselves pure avoided taking food from those they designated as untouchable। और ऐसा भी बोला जाता था कि अगर आप चाहते हो कि आप प्योर रहो, मतलब आप पॉल्यूट ना हो, तो आपको इन लोगों से खाने की चीज नहीं लेनी है, आपको इनको टच नहीं करना है, ऐसा बोला जाता था। इन शार्प कॉन्ट्रास्ट टू प्योरिटी सम एक्टिविटीज वर रिगार्डेड एज पर्टिकुलरली पॉल्यूटिंग। तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज थी जिनको पॉल्यूटिंग माना जाता था, दूषित माना जाता था। These including handling corpses and dead animals। तो जैसे कॉर्प्स जो होते हैं, जो मुर्दे होते हैं, या फिर जो डेड एनिमल्स हैं उनकी बॉडी को क्रिमेशन के लिए लेकर जाना, उनका अंतिम संस्कार करना, ये सारी चीजें हो गई। दोज हु परफॉर्म सच टास्क, और ये सारे जो टास्क परफॉर्म करते थे यानी क्रिमेशन का काम करना, जिनके कोई माँ बाप नहीं है या फिर जिनका कोई घर में नहीं है, उनकी बॉडीज का क्रिमेशन करना, तो ये लोग इनको चंडालस के नाम से जानते थे हम, ठीक है, चंडाल्स के नाम से जानते थे। और इनको सोशल हायरार्की में बिल्कुल नीचे रखा जाता था, सबसे ज्यादा नीचे रखा जाता था। इनका टच, इवन कई बार तो इनको देखना भी पॉल्यूट कर देना, ऐसे पॉल्यूट कर देने के समान माना जाता था। बाय दोज हु क्लेम्ड टू बी एट टॉप ऑफ द सोशल ऑर्डर। मतलब ये भी किसने बोला था? ब्राह्मणास के द्वारा ही बोला गया था कि अगर आप इनको देख भी ले रहे हैं गलती से तो फिर आप अनटचेबल हो, मतलब आप अनप्योर हो जा रहे हैं, इम्प्योर हो जा रहे हैं। तो मनुस्मृति ने इनके लिए कुछ ड्यूटीज ले डाउन करी गई थी, जिससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कई बारी। तो क्या ड्यूटीज इनके लिए ले डाउन करी गई थी? दे हैड टू लिव आउटसाइड द विलेज। बोला गया था कि इनको गांव के बाहर रहना है। इनको डिस्कार्डेड यूटेंसिल, मतलब जो कोई यूज करके छोड़ चुका है बर्तन, वो बर्तनों को यूज करना है। कपड़े पहनने हैं किसके? मरे हुए लोगों के। और ऑर्नामेंट्स यानी ज्वेलरी पहनेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आयरन की, कोई फैंसी ज्वेलरी नहीं पहन सकते हैं ये लोग। दे कुड नॉट वॉक अबाउट इन विलेजेस एंड सिटीज एट नाइट। रात में ऐसे ही इधर उधर नहीं घूम सकते हैं गांव शहर में। दे हैड टू डिस्पोज बॉडीज ऑफ दोज हु हैड नो रिलेटिव्स। तो जिनके कोई रिश्तेदार नहीं है उनकी बॉडीज को क्रीमेशन के लिए लेकर जाना इनकी जिम्मेदारी होती थी। दे हैड टू सर्व एज एग्जीक्यूशनर्स, मतलब उनका अंतिम संस्कार करना इनकी जिम्मेदारी होती थी। मच लेटर, बाद में क्या होता है, चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क फाशियान जो है, जो ट्रैवल थे, वो यहाँ पे आते हैं और वो बताते हैं 5th सेंचुरी के दौरान वो अनटचेबल्स के बारे में बताते हैं। कहते हैं कि इनको ना एक लापड़ लेकर चलना होता था, हाथ में ऐसे बजाते हुए चलना होता था, ताकि सामने से अगर कोई आ रहा है स्ट्रीट पे तो वो देख ले और फिर वो अवेयर हो जाए और वो इनको देखने से बच जाए। तो और वहीं पे एक चाइनीज पिलग्रिम है शुआंगजैंग, 7th सेंचुरी के दौरान वो बताते हैं कि जो एग्जीक्यूशनर और स्कैवेंजर्स होते थे उनको फोर्स किया जाता था, यानी जो चंडाल्स थे उनको फोर्स किया जाता था कि आप विलेज के अंदर नहीं रह सकते हो, आपको शहर के बाहर रहना पड़ेगा। बाय एग्जामिनिंग नॉन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट विच डिपिक्ट द लाइव्स ऑफ चंडालस, हिस्टोरियंस हैव tried to find out whether Chandalas accepted the life of degradation prescribed
इन द शास्त्रास। समटाइम्स दीज डिस्क्रिप्शंस, जो कई बार मतलब जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने पता लगाने की कोशिश करी कि क्या इनके ऊपर इतनी सारी जो चीजें थोपी जा रही हैं ब्राह्मण्स के द्वारा, क्या इसको ये फॉलो करते थे या इसको अवॉइड भी करते थे। तो ये जो डिपिक्शंस हैं कई बार कोरेस्पॉन्ड करती हैं विद दोज इन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, बट ओकेजनली देयर आर हिंट्स ऑफ सोशल रियलिटीज। पर फिर भी हमें देखने को मिलता है कि कुछ लोग ऐसे थे जो नहीं भी एक्सेप्ट करते थे इन चीजों को। सोर्स 10 क्या कह रहा है? स्टोरी ऑफ बोधिसत्व फ्रॉम मतंग जातका। तो ये वाला जो सोर्स है ये काफी ज्यादा बड़ा है और ज्यादा कुछ इससे क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, फिर भी आपको पढ़ना है तो आप एक बार इसको रीड कर सकते हैं। चंडालास resist the attempt to push them to the bottom of the social order, कि चंडालास को मतलब पुश किया गया था बॉटम ऑर्डर में रहने के लिए। तो उनको बोला, मतलब एक कन्वर्सेशन दिखाई जा रही है कि क्या अगर वो बिल्कुल लोअर कम्युनिटी में बिलोंग करते तो क्या तब भी उनको उतना ही ज्यादा रिस्पेक्ट से एक्सेप्ट किया जाता। तो आप रीड कर लेना बस एक बार इसको। फोर्थ टॉपिक क्या है? बियॉन्ड बर्थ, रिसोर्सेज एंड स्टेटस। 4.1 जेंडर्ड एक्सेस टू प्रॉपर्टी। तो बियॉन्ड बर्थ, बर्थ के बाद की बात करी जा रही है, रिसोर्सेज और स्टेटस के बारे में। और प्रॉपर्टी का एक्सेस जेंडर्ड था क्या मतलब जो विमेन थी उनका एक्सेस नहीं होता था प्रॉपर्टी का, ये देखते हैं। ठीक है, क्रिटिकल एपिसोड महाभारत के अंदर देखने को मिलता है कि ओनरशिप और राइट्स कैसे कॉन्टेस्टेड थे। दुर्योधन इन्वाइट करते हैं युधिष्ठिर को एक डाइस के गेम के लिए, शतरंज खेलने के लिए। युधिष्ठिर डिसीव्ड बाय हिज राइवल स्टेक्ड हिज गोल्ड, एलिफेंट्स, चैरियट्स, slaves, army, treasury, kingdom, the property of his subjects, his brothers and finally himself, and lost all। जो युधिष्ठिर हैं वो सब कुछ दाव पे लगा देते हैं, सारी चीजें, और सब कुछ हार जाते हैं। ठीक है, he then stake their common wife द्रौपदी। फिर उनके बाद जो पांचों पांडव भाई थे उनकी एक कॉमन वाइफ थी द्रौपदी, उसको भी स्टेक पे लगा देते हैं। तो ये समझ में आता है इससे कि उस समय में जो फीमेल्स थी उनको एक प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट किया जाता था। ठीक है, एंड लॉस्ट हर टू, और उनको भी हार जाते हैं। इश्यूज ऑफ ओनरशिप हाईलाइटेड इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी के अंदर जो इश्यूज हैं वो दिखाए गए हैं, आर ऑल्सो डिस्कस्ड इन द धर्म सूत्र और धर्मशास्त्र। अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति द पैटर्नल स्टेट वॉज डिवाइडेड इक्वली अमंग द सन्स आफ्टर द पेरेंट्स डेथ विद अ स्पेशल शेयर फॉर द एल्डेस्ट। तो ऐसा बोला जाता था कि जब पेरेंट्स की डेथ हो जाएगी या जो फादर है उनकी डेथ हो जाएगी तो जितना भी प्रॉपर्टी है उसको जितने भी बेटे हैं उनके बीच में बराबर बांट दिया जाएगा, और जो एल्डेस्ट है यानी जो सबसे बड़ा पुत्र है उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा शेयर दिया जाएगा। विमेन could not claim a share of these resources। और जो औरतें थी उनका कोई भी अधिकार नहीं था इस रिसोर्सेज पे। वुमेन के पास स्त्री धन उनको मिलता था शादी के दौरान, और इस पे पूरा का पूरा जो अधिकार होता था वो विमेन का ही होता था, और वो चाहें तो इस स्त्री धन को अपने बच्चों को भी प्रदान कर सकती थी, यानी उनके बच्चे भी इस स्त्री धन को इनहेरिट कर सकते थे। एंड द हस्बैंड हैड नो क्लेम ऑन इट, और हस्बैंड का कोई भी इस पे अधिकार नहीं होता था। मनुस्मृति ने वार्न किया था विमेन को अगेंस्ट होर्डिंग फैमिली प्रॉपर्टी। उनको बोला था कि आप अपनी फैमिली की प्रॉपर्टी पे हाथ ना लगाएं, और इवन जो भी वैल्यूएबल्स हैं अपने हस्बैंड के परमिशन के बिना बिल्कुल भी उस पर हाथ ना लगाएं। वाइल सम अपर क्लास की वुमेन जो थी जैसे वकाटका क्वीन प्रभावती गुप्ता, हमने देखा कि उनके पास एक्सेस था लैंड का, कैटल का, मनी का, जो कि जनरली मेन के द्वारा कंट्रोल किया जाता था उस समाज में। ये जो सोशल डिफरेंसेस हैं बिटवीन मेन एंड विमेन, ये धीरे धीरे शार्प होते हुए चले जाते हैं। अनइक्वल जो एक्सेस है रिसोर्सेज का वो हमें देखने को मिलता है। तो सोर्स 11 क्या कह रहा है? द्रौपदीज क्वेश्चन। द्रौपदी इज सपोज टू हैव आस्क्ड युधिष्ठिर वेदर ही हैड लॉस्ट हिमसेल्फ बिफोर स्टेकिंग हर। टू कॉन्ट्रेरी ओपिनियंस वर एक्सप्रेस्ड इन रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन। तो जब वो क्वेश्चन करती हैं यहाँ पे पूछने की कोशिश करती हैं कि कैसे मतलब स्टेक कर दिया उनको। वन दैट इवन इफ युधिष्ठिर हैड लॉस्ट हिमसेल्फ अर्लियर हिज वाइफ रिमेन्ड अंडर हिज कंट्रोल सो ही कुड स्टेक हर। मतलब कि अगर युधिष्ठिर हार भी जाता है, खुद को भी हार जाता है, तो भी वो अपनी वाइफ को स्टेक पे लगा सकता है। सेकंड चीज क्या कह रही है? टू दैट एन अनफ्री मैन युधिष्ठिर वाज ही हैड इवन लॉस्ट हिमसेल्फ, क्योंकि वो खुद ही हार चुका था, कुड नॉट स्टेक अनदर पर्सन। तो वो दूसरे इंसान को कैसे दाव पे लगा सकता है? तो ये जो मैटर है वो अनरिजॉल्व ही रह जाता है। सोर्स 12 क्या कह रहा है? हाउ कुड मेन एंड विमेन एक्वायर वेल्थ। दोनों को ही वेल्थ कैसे मिलती थी? विमेन के लिए भाई 6 मीन्स थे एक्वायरिंग वेल्थ के। कैसे कैसे? व्हाट वाज गिवन इन फ्रंट ऑफ द फायर, यानी शादी के दौरान जो उनको मिल रहा है ब्राइडल प्रोसेशन के दौरान, एज अ टोकन ऑफ अफेक्शन, एंड व्हाट शी गॉट फ्रॉम हर ब्रदर, मदर और फादर। शी कुड ऑल्सो एक्वायर wealth through any subsequent gift and whatever her affectionate husband might have given। मतलब जो उनके हस्बैंड दे दे या उनके जो पेरेंट्स दे दे, बस उनको वही उनके पास जो एक तरीका था वेल्थ को एक्वायर करने का। वर्ण एंड एक्सेस टू प्रॉपर्टी। अब वर्ण और उनके प्रॉपर्टी उनके पास कितनी होती थी इसको देखते हैं। तो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अनदर क्राइटेरिया था जेंडर के अलावा भी कि वेल्थ कैसे पहुंचेगी। तो एज अर्लियर सीन जो ऑक्यूपेशन बताई गई प्रिस्क्राइब्ड फॉर शूद्रास वॉर सर्विट्यूड, उनको बोला गया कि तुम्हारा काम है सर्व करना। वाइल अ वैरायटी ऑफ ऑक्यूपेशंस वर लिस्टेड फॉर मेन ऑफ द फर्स्ट 3 वर्णा।
स्टार्टिंग के 3 वर्णा के जो मेन थे उनके बारे में अलग ऑक्यूपेशंस बताई गई. इफ दीज प्रोविजंस वर एक्चुअली इंप्लीमेंटेड द वेल्दीएस्ट मेन वुड हैव बीन द ब्राह्मणा एंड द क्षत्रिय. तो अगर इनको सही तरीके से इंप्लीमेंट किया गया होता तो सबसे ज्यादा पैसा किसके पास होता? ब्राह्मण और क्षत्रिय के पास होता. दैट दीज correspond to the some extent with social realities is evident from descriptions of priests and king in other textual traditions. Kings are almost invariably depicted as wealthy. राजाओं को ज्यादातर wealthy दिखाया गया. Priests are also generally shown to be rich. Priest को भी rich दिखाया गया. Occasional descriptions हमें कई बार देखने को मिले कि ब्राह्मण कई बार कुछ पुअर भी थे. इवन ब्राह्मणिकल व्यू से अगर हम देखें सोसाइटी को, was codified in the Dharma Sutra and Dharma Shastra. Other traditions developed critique of the Varna order. Some of the best known critiques were developed within अर्ली बुद्धिज्म. इसके जो क्रिटिक्स थे वो अर्ली बुद्धिज्म में भी हमें डेवलप होते हुए देखने को मिले. बुद्धिस्ट रिकॉग्नाइज करते हैं सोसाइटी के अंदर डिफरेंसेस को, बट डिड नॉट रिगार्ड दीज एज नेचुरल और इनफ्लेक्सिबल. वो ये नहीं बोलते हैं कि समाज के अंदर जो अंतर प्रेजेंट है, यानी जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के बीच में जो डिफरेंस प्रेजेंट है, इनको ठीक नहीं किया जा सकता है. यानी वो इस आइडिया को रिजेक्ट करते हैं कि जो स्टेटस होता है इंसान का समाज के अंदर वो बर्थ से डिसाइड होता है. ठीक है, तो बुद्धिस्ट का जो थिंकिंग थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी. आगे देखते हैं जरा सोर्स 13 क्या कह रहा है. द वेल्दी शूद्रा. तो एक कहानी है यहाँ पे एक ऐसा शूद्रा के बारे में जो कि काफी ज्यादा पैसे वाले थे. अवंती पुत्र आज Kachna, that he thought about Brahmanas who held that they were the best caste and all the other castes were low. That Brahmanas were the fair caste. तो ये कन्वर्सेशन दी गई है, इसको आप एक बार रीड कर लेना. अगला क्या कह रहा है? An alternative social scenario sharing wealth. तो एक ऑल्टरनेटिव यानी सोशल सिनेरियो दिखाया गया है जिसमें वेल्थ को शेयरिंग भी हो रही है. सो फार वी हैव एग्जामिनिंग सिचुएशंस वेयर पीपल आइदर क्लेम्ड और वर असाइंड स्टेटस ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेल्थ. ज्यादातर हमने देखा कि उनको असाइन किया गया स्टेटस के जरिए वेल्थ को. देयर वर अदर पॉसिबिलिटीज, कुछ अलग अलग पॉसिबिलिटीज भी थी जहाँ पे हमें देखने को मिला सिचुएशंस वेयर मेन हु वर जेनरस वर रिस्पेक्टेड. मतलब जो लोग काफी ज्यादा जेनरस थे उनको रिस्पेक्ट किया जाता था. और वन एरिया where these values were cherished was ancient Tamilakam. मतलब ये जो values थी वो अप्रिशिएट करी जाती थी तमिलकम के अंदर. There was several chiefdoms around 2000 years ago. बहुत सारे chiefdoms भी हुआ करते थे जिसमें chief rule करते थे. The chief were patrons of bards and poets who sang their praise. The poems include in the Tamil Sangam. तमिल संगम के अंदर जितनी भी कविताएं हमें देखने को मिलती हैं वो सारी बताती हैं इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स के बारे में, सजेस्ट करती हैं. while there were difference between rich and poor, गरीब और अमीर के बीच में अंतर तो था. Those who control resources were also expected to share them. पर जिनके पास ज्यादा पैसा हुआ करता था उनसे ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो लोग बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें. सोर्स 14 ऐसे ही जनरस चीफ के बारे में बता रहा है यहाँ पे, तो आप इसको पढ़ सकते हैं. आगे 4.3 क्या कह रहा है? ऑल्टरनेटिव सोशल सिनेरियो शेयरिंग वेल्थ. तो अब देखते हैं जरा कैसे वेल्थ को शेयर करने की बात हो रही है. सो फार वी हैव एग्जामिनिंग, हमने देखा ये सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि चीफ ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि कैसे जो वेल्थ है वो शेयर करी जाए. तो एक्सप्लेनिंग सोशल डिफरेंसेस अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट. जो सोशल डिफरेंसेस थे ये भी इसको एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की तरह दिखाया गया. जो बुद्धिस्ट हैं वो ऑल्सो डेवलप करते हैं एक ऑल्टरनेटिव अंडरस्टैंडिंग सोशल इनइक्वालिटीज को और इंस्टीट्यूशंस को रिक्वायर टू रेगुलेट सोशल कॉन्फ्लिक्ट. इन अ मिथ फाउंड इन अ टेक्स्ट एज अ सूत्र पिटिका के अंदर हमें जो देखने को मिलता है, दे सजेस्टेड दैट ओरिजिनली जो ह्यूमन बींग्स थे डिड नॉट हैव फुल्ली इवॉल्व्ड बॉडीली फॉर्म्स नॉर वाज द वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स फुल्ली डेवलप्ड. तो ऑल बींग्स लिव्ड इन अ आइडियलिक स्टेट ऑफ पीस. सब लोग शांति से रहते थे, जो भी नेचर से मिल रहा है उसको खाते थे, आराम से जीते थे. हाउएवर देयर वाज अ ग्रेजुअल डिटोरेशन. जैसे जैसे समाज में आगे आगे ह्यूमन बींग्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, उनके अंदर लालच आ जाता है, विंडिकेटिव हो जाते हैं, वो विंडिक्टिव हो जाते हैं, डिसीटफुल हो जाते हैं. तो इसकी वजह से दिस लेड देम टू वंडर व्हाट इफ वी वर टू सिलेक्ट a certain being who should be wrathful when indignation is right, who should censure that which should be rightly censored. तो मतलब किसके पास ये चीज जो है वो जो राइट है वो होना चाहिए कि किसको सेंसर किया जाए, किसको ना किया जाए, किसके पास सारा प्रॉपर्टी होनी चाहिए. तो ये वाली जो चीजें हैं ना वो यूजुअली मतलब बता रही हैं बुद्धिज्म के आइडियाज के बारे में. और यहाँ से इतना ज्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछे नहीं जाते हैं बिल्कुल भी. इफ ह्यूमंस वर बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ द सिस्टम, अगर इंसानों को इसको क्रिएट करने को दिया जाता तो वो फ्यूचर में उसको बदल भी सकते हैं. हैंडलिंग टेक्स्ट हिस्टोरियंस एंड द महाभारत. अब देखते हैं इफ यू लुक थ्रू द सोर्सेज साइटेड इन दिस चैप्टर. जब आपने सारे सोर्सेज को देखा इस चैप्टर के अंदर जो भी बताए गए तो आपने देखा दे एग्जामिन वेदर जो भी टेक्स्ट थे चाहे वो प्राकृत, पाली, तमिल लैंग्वेजेस के अंदर लिखे गए हों, दैट वर प्रोबेबली यूज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल, आम जनता के द्वारा ही यूज करे गए हों, और इन संस्कृत लैंग्वेज जो कि ज्यादातर पीस या एलिट्स ही जानते थे. दे ऑल्सो कंसिडर्ड द काइंड्स ऑफ टेक्स्ट वर
इसके अंदर क्या था, वर दीज मंत्रास लर्नड एंड चैंटेड बाय ritual specialist, or stories that people could have read or heard and then retold if they found them interesting. They try to find out about the authors whose perspective and ideas shape the text. तो ये पता लगाने की कोशिश करी ऑथर्स ने, मतलब हिस्टोरियंस ने, कि जो ऑथर था उसका पर्सपेक्टिव कितना ज्यादा हमें देखने को मिला उस टेक्स्ट के अंदर. दे ऑल्सो लुक एट द इंटेंडेड ऑडियंस, कि किसके लिए स्पेशली ये जो बातें लिखी जा रही है वो किसको सुनाने के लिए लिखी जा रही है. हिस्टोरियंस ने ये भी अटेम्प्ट किया कि वो डेट का पता लगाएं कि किस समय में इस टेक्स्ट को लिखा गया है. इट इज ओनली आफ्टर द मेकिंग दीज असेसमेंट्स, जब ये असेसमेंट्स किए गए, दैट दे ड्रॉ ऑन द कंटेंट, फिर वो पता लगा पाते हैं इसके कंटेंट के बारे में. और दिस इज अ पर्टिकुलरली डिफिकल्ट टास्क, काफी डिफिकल्ट टास्क है, और महाभारत के केस में तो और भी ज्यादा चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं. तो लैंग्वेज और कंटेंट के बारे में बात करते हैं महाभारत के. द वर्जन ऑफ द महाभारत वी हैव बीन कंसिडरिंग इन संस्कृत, ऑल्दो देयर आर वर्जन इज अदर लैंग्वेज एज वेल, मतलब बहुत सारी भाषाओं के अंदर, अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर महाभारत के जो वर्जन है वो प्रेजेंट है. बट यूजुअली हमने जिसके बारे में बात करी वो संस्कृत लैंग्वेज के अंदर था. हाउएवर संस्कृत यूज्ड इन द महाभारत इज फार सिंपलर देन दैट ऑफ द वेदास. जो वेदास के अंदर यूज करी गई थी और जो महाभारत के अंदर यूज करी गई वो संस्कृत बहुत अलग थी, और जो प्रशस्ति हमने डिस्कस करी चैप्टर 2 के अंदर वो बहुत अलग थी. एज सच इट वॉज प्रोबेबली वाइडली अंडरस्टूड. इसको इजिली समझा जा सकता था. हिस्टोरियंस यूजुअली क्लासीफाई करते हैं प्रेजेंट टेक्स्ट को दो ब्रॉड हेड्स के अंदर, एक तो है नैरेटिव और दूसरा है डिडक्टिव. नैरेटिव क्या है, सेक्शंस जो कि स्टोरीज कंटेन करते हैं, और डिडक्टिव क्या है, सेक्शंस जो प्रिस्क्रिप्शंस हैं वो नहीं कंटेन कर रहे हैं. वो क्या कर रहे हैं, सेक्शंस दैट कंटेन्स प्रिस्क्रिप्शंस अबाउट द सोशल नॉर्म्स, जो कि वो बता रहे हैं कि जो भी सोसाइटी में नॉर्म्स फॉलो किए जाते थे वो कैसे फॉलो हो रहे थे. तो ये जो डिविजन है वो यहाँ पे वाटर टाइट नहीं था, मतलब एग्जैक्टली ऐसा ही नहीं था. डायडक्टिक सेक्शन के अंदर स्टोरीज भी देखने को मिल जाते हैं कई बार, और नैरेटिव सेक्शन के अंदर कई बार सोशल मैसेज भी देखने को मिल जाता है. तो जनरली हिस्टोरियंस एग्री करते हैं कि महाभारत को एक ड्रामेटिक मूविंग स्टोरी की तरह दिखाया गया. डायडक्टिक जो पोर्शंस थे वो प्रोबेबली बाद में ही ऐड किए गए होंगे. इंटरेस्टिंगली जो टेक्स्ट था उसको डिस्क्राइब किया गया एक इतिहास की तरह अर्ली संस्कृत ट्रेडिशन में, और इसीलिए द लिटरल मीनिंग ऑफ द टर्म दस इट वॉज, विच इज why it is translated as history, इसीलिए उसको हिस्ट्री की तरह ट्रांसलेट किया गया. was there a real war that was remembered in the epic, क्या वो सच में वो एक ऐसी कोई लड़ाई हुई थी, तो हम उस बारे में बिल्कुल श्योर नहीं है, बट हमें उस समय की जो प्रैक्टिसेस हैं उसके बारे में पता चलता है. तो ऑथर्स और डेट के बारे में बात करते हैं अगर हम, तो क्वेश्चन है कि भाई किसने लिखा होगा. तो बहुत सारे इसके ऑथर्स रहे जिन्होंने लिखा, ठीक है. तो जो ओरिजिनल स्टोरी है प्रोबेबली वो कंपोज करी गई होगी चैरियटर बार्ड्स जो होते थे, मतलब जो रथ चलाते थे, वॉर्स में जाया करते थे, उनके द्वारा लिखी गई होगी. दे जनरली अकम्पनी क्षत्रियस वॉर, जो कि क्षत्रिय वॉरियर्स के साथ जाते होंगे बैटल फील्ड में और वही सारी चीजों को लिखते रहे होंगे, ठीक है. उन्होंने इन सारी अचीवमेंट्स के बारे में सब कुछ लिखा होगा. फिर 5th सेंचुरी बीसी के दौरान क्या होता है, ब्राह्मण्स पे टुक ओवर कर लेते हैं, और दिस वॉज द टाइम व्हेन chiefdoms such as those of the Kurus and Panchalas around whom the stories of the epic evolves. तो ये जो पूरी जो कहानी है वो रिवॉल्व करती है, वहां से जो चीजें हैं वो बदलने लग गई. Did the new kings want their इतिहास to be recorded? क्या जो नए राजा थे वो चाहते थे कि सिस्टमैटिकली जो चीजें हैं वो सारी रिकॉर्ड हो सकता है कि ये सारी बातें पॉसिबल भी हो. अनदर जो फेज है कॉम्पोजिशन का वो 200 BC से लेकर 200 CE के बीच में देखने को मिलता है. इस समय के दौरान जो विष्णु गॉड थे उनकी जो इंपॉर्टेंस थी वो बढ़ती हुई चली जा रही थी, और कृष्णा का एक इंपॉर्टेंट फिगर उनको माना जाता था. सब्सिक्वेंटली 200 से लेकर 400 CE के बीच में लार्ज डायडेक्टिक सेक्शंस को भी ऐड किया गया, मनुस्मृति को भी इसके अंदर ऐड किया गया. विद दीज एडिशंस इसके बाद क्या होता है, इनिशियल परहैप्स स्टार्टिंग में 10,000 से नीचे इसके अंदर वर्सेस थे, और फिर बाद में 1 लाख वर्सेस तक बन गए. ये जो एनॉर्मस कॉम्पोजिशन था, ऐसा माना जाता है कि ट्रेडिशनली इसको किसको एट्रीब्यूट कर रहे हैं हम, जो व्यास थे, ऋषि व्यास थे, जो सेज व्यास थे, उनके द्वारा इसको कंपोज किया गया था. द सर्च फॉर कन्वर्जेंस, ठीक है. महाभारत की बात अगर हम करें तो इसके अलग अलग फेज के बारे में बताया गया है. मेजर एपिक कंटेन करता है डिस्क्रिप्शंस को बैटल्स के बारे में 51 से 52 के बारे में, जिसमें बीबी राल जो है वो एक्सकेवेट करते हैं विलेज जो जिसका नाम है हस्तिनापुर, और उसके बारे में पता लगाते हैं. फिर क्वेश्चंस उठाए जाते हैं. सेकंड फेज के अंदर 12th से लेके 7th जो सेंचुरी है उसके बीच का टाइम पीरियड देखने को मिलता है. विद इन द लिमिट एरियाज एक्सकेवेटेड, नो डिफाइंड प्लान्स ऑफ हाउस. तो लाल बताते हैं कि यहाँ पे एग्जैक्टली सेम, मतलब जो कोई पैटर्न हमें देखने को नहीं मिला है उस हाउस का. थर्ड फेज के अंदर लाल नोट करते हैं कि जो मिट्टी के घर थे, जो बर्न ब्रिक्स के घर थे, वो बढ़ने लग गए थे. तो ये जो क्वेश्चन है वो उठाता है, वॉज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिटी इन द एपिक एडेड लेटर, कि क्या जो बातें थी इस सिटी को लेकर वो बाद में ऐड करी गई या उसी समय के दौरान ऐड करी गई. तो प्रेजेंट डे के जो हिस्टोरियंस हैं वो इन सारे फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं.
और ये पॉलीएंड्रस यूनियन इंडिकेट करते हैं, पॉलीएंड्री के बारे में बताते हैं कि क्या ये उस समय में प्रेवलेंट थी या नहीं थी। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो लास्ट में पुट ऑन किए गए हैं, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, अगर होते तो वो ज़रूर मैं एक्सप्लेन करती। हस्तिनापुर के बारे में बताया गया है कि कैसा शहर था। द्रौपदी की शादी के बारे में बताया गया है कि फिर जब वो लेकर आते हैं तो उनकी जो मदर हैं वो बोलती है कि जो भी आप लाए हो पाँचों भाई आपस में शेयर कर लो, और उसके बाद ये पाँचों जो भाई थे उनकी जो वाइफ है वो बन जाती हैं। ठीक है, डायनेमिक टेक्स्ट के बारे में यहाँ पे बात हो रही है कि महाभारत एक डायनेमिक टेक्स्ट कैसे है। तो आपको बताना है कि महाभारत डिड नॉट स्टॉप विद द सांस्कृतिक वर्जन, सेंचुरीज के दौरान ये इवॉल्व हुआ है। सेवरल सेंचुरीज में इसमें स्पेसिफिक रीजन्स के अकॉर्डिंग भी जो इन्फॉर्मेशन है वो सर्कुलेट हुई है। एट द सेम टाइम सेंट्रल स्टोरी जो है एपिक की वो हमें कई कई तरीके से रिटोल करी जाती है। एपिसोड स्कल्पचर और पेंटिंग के जरिए भी दिखाए जाते हैं, आर्ट्स प्लेस के जरिए भी दिखाया जाता है। ठीक है, कंक्लूजन पे जब हम पहुंचते हैं तो महाभारत को हम समझ पाते हैं कि इसको बहुत ज़्यादा क्रिएटिवली मॉडिफाई किया गया। पावरफुल एग्जांपल्स दिए गए हैं इसके अंदर माँ श्वेता देवी की स्टोरी को लेकर, कुंती और निषादी के, और अलग अलग सारी चीज़ों को हमने पढ़ा। निषादी वुमेन जो कन्फ्रंट करती हैं कुंती को, रिवील करती हैं कि कैसे वुमेन हु डाइड इन द फायर वॉज हर मदर इन लॉ, बताती हैं कि कैसे उनकी जो अभी जो औरत है वो जो मरी है वो उनकी मदर इन लॉ थी। तो ये जो लास्ट का पार्ट है वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट था, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो सारी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दी। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो ना और इसको अच्छे तरीके से एक बार समझ लेते हो तो उसके बाद आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन इसी में से ही आपको देखने को मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस होल वीडियो। अब हम मिलेंगे अगली क्लास के अंदर जिसमें हम एक नया पार्ट कर रहे होंगे, नया चैप्टर कर रहे होंगे। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।